दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के लिए लेकर आया हूं जो हमारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज चल रही है यूपी पीसीएस के लिए। ठीक है, उसमें जो पॉलिटी का टेस्ट सीरीज था उसको आज हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज चल रहे हैं जो कि राज्य की लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए और साथ ही संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा के लिए संचालित किए जा रहे हैं। तो आप उनके बारे में डिटेल्स में जानकारी नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल या व्हाट्सएप करके जान सकते हैं और उन्हें ज्वाइन करके आप उनका महत्तम लाभ अर्जित कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसे जरूर से जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि उसमें परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही जो महत्वपूर्ण मटेरियल होता है वहां पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कराया जाता है और अपडेट्स भी दी जाती है, तो आप उसका भी लाभ अर्जित कर सकते हैं। तो आइए हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है कि जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, देखिए इसको विनियमन अधिनियम ट्रांसलेशन के कारण लिख दिया गया है, ये रेगुलेट करने के लिए ही बना था। देखिए एटिमोलॉजी में आएगी, जब हमारे यहां कंपनी का शासन जो है स्थापित हुआ, जब आप देखते हैं कि 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। कब? जब 1764 में क्या हो जाता है, बक्सर का युद्ध, और उसके पहले 1757 का जो प्लासी का युद्ध होता है। तो 1764 से जो कंपनी एक व्यापारिक निकाय था भारत में, वो कैसे निकाय के रूप में स्थापित हो जाएगी? अब वो एक पॉलिटिकल एंटिटी, जो पॉलिटिकल एंटिटी के रूप में, राजनीतिक निकाय के रूप में स्थापित हो जाएगी और यहीं से भारत में केंद्रीयकरण की जो व्यवस्था है शासन की, उसकी नींव पड़ेगी। ठीक है ना? तो आप देखेंगे कि जो हमारे यहाँ राजनीतिक इतिहास जब हम पढ़ते हैं, जो हमारे यहाँ देखते हैं कि किस तरीके से राजनीतिक विकास हुआ है, तो उसमें 1773, फिर 1784, 1793, 1813, 18, फिर आपका 33, फिर 53, फिर 58, ठीक है ना, फिर आपका 61, फिर 92, फिर 9, 19 और 35, फिर उसके बाद 47। तो इस तरीके से आप डेवलपमेंट देखते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ये 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसके बारे में हमको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला ये कि इस एक्ट के थ्रू ये रोका गया वहां पर जो कंपनी के कर्मचारी थे उनको कि भैया आप अपना जो पर्सनल बिजनेस है उसमें आप संलग्न नहीं होंगे, उसमें आपको प्रतिबंधित कर दिया गया है। मतलब अब वो निजी व्यापार जो है, प्राइवेट ट्रेड नहीं कर पाएंगे। ये बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, 1773 से ये प्रावधान किया गया था नियमित और नियंत्रित करने के लिए, ताकि करप्शन वगैरह को रोका जा सके। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका ठीक है। दूसरा जो है कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, ठीक है, जिनको देखिए अब क्या हुआ कि जब रेगुलेट करते हैं तो कोई बॉडी बनाते हैं, जैसे आप देखते हैं। तो उस समय क्या हुआ कि जो गवर्निंग बॉडी थी कंपनी की, उसको ब्रिटिश सरकार ने बोला कि भैया ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, जिसको बोलेंगे अपन क्या, सीओडी। ये क्या करती थी कि जो राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जो जानकारी होती थी, जो सैन्य मामलों की जानकारी होती थी, उसको देने के लिए ब्रिटिश सरकार ने इसको आवश्यक बना दिया कि भैया आप हमको उनकी जानकारी देंगे। ठीक है ना? तो सरकार को रिपोर्ट सौंपना अनिवार्य कर दिया गया था। तो जो दूसरा स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है आपका। तीसरा जो है कि इसने एम्पावर्ड किया गवर्नर जनरल जो आपके होते थे उनको, कि प्रांतीय न्यायालय और परिषदों के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। बिल्कुल गलत है ये। जो आपका इसके बाद एक अमेंडमेंट एक्ट आता है जिसको हम बोलते हैं 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, उसके थ्रू ये जो सुविधा दी गई थी, ये जो प्राधिकार दिया गया गवर्नर जनरल इन काउंसिल को कि भैया अब आप जो आपके प्रोविंशियल कोर्ट्स हैं, प्रांतीय न्यायालय और जो आपके काउंसिल है ना, जो काउंसिल है, उनके लिए आप नियम और विनियमन जो है आप कर सकते हैं, उसके लिए अधिकृत कर दिया गया। तो तीसरा जो स्टेटमेंट है वो 1773 का नहीं, 1781 का है। ठीक है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट का है। तो पहले जो ऊपर के दोनों जो कथन है वो आपके 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की ही क्या है, विशेषताएं हैं। तो 1 और 2 जो आपका इसका आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें लिखा गया है कि जो पिट्स इंडिया एक्ट था, ठीक है ना, उसके प्रावधानों के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार को कंपनी की जो सभी एक्टिविटीज थी, गतिविधियां थी, उस पर सर्वोच्च नियंत्रण का अधिकार क्या हुआ, प्राप्त हो गया। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है ना? 1784 से जो आप देखेंगे पिट्स इंडिया एक्ट जो बोला जा रहा है, उसमें आप देखेंगे कि इसमें पहली बार क्या किया गया कि अब जो पॉलिटिकल जो भी फंक्शन थे कंपनी के, है ना, राजनीतिक, और जो उनके कमर्शियल थे, वाणिज्यिक, उनको क्या किया गया, सेपरेशन किया गया, उनका पृथक पृथक कर दिया गया। तो फिर यहां पर राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए जो एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल आता है, जिसको हिंदी में नियंत्रण बोर्ड बोला जाता
आता है, ठीक है ना, तो उसकी भी स्थापना यहां से होती है। कहां से? आप वहां देखें सीओडी, यहां क्या आ गया बीओसी, दोनों जो है स्क्रैप हो जाएगा 1858 से। फिर वहां पर सेक्रेटरी का एक पद जो है भारत सचिव का वहां पर गठन किया जाएगा, कहां? 1858 में, ठीक है ना। और यहां से आप देखेंगे 1784 से, तो ये दो विंग आपने देख ली कि भैया जो व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति है वो तो आपने निदेशक मंडल को दे दी है, ठीक है, जो 1773 से आया था। अब यहां पर राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण बोर्ड बना दिया गया। तो ये क्या हो गया आपका? डायरार्की नहीं हो गया, ये आपका डायरार्की हो गया। मतलब क्या? कि शासन के दो आयाम हो गए, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत ये बोला गया कि जो नियंत्रण बोर्ड है उसको ये शक्ति दी गई कि जो ब्रिटिश के कंट्रोल में जो भारत में क्षेत्र है उसमें सभी नागरिक, सैन्य, सरकार और राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करेगी, ठीक है ना। तो ये जो है आपका पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये है कि 1786 के जो एक्ट है उसके अंतर्गत लॉर्ड कॉर्नवालिस की मांगों को पूरा किया गया था। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल फैक्चुअल जानकारी है, ठीक है ना। और इससे जो है उनकी जो डिमांड थी, ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि वो गवर्नर जनरल भी बन जाएंगे आपके, है ना, गवर्नर जनरल बन जाएंगे हमारे यहाँ। और 1793 का आपका क्या आएगा? परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम भी वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे। तो जो दूसरा स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल ठीक है। बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट और इसका आंसर आपका बोथ हो जाएगा। इन्होंने प्राधिकार जो था, इनके जो अधिकार था उसमें और बढ़ोतरी करने की बात की थी, जो धीरे धीरे यहां से स्टैंडर्ड होता जाएगा, ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट और इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें लिखा हुआ है कि भैया भारत में जो कंपनी के जो विजित क्षेत्र थे, है ना, जो भाई विजय प्राप्त करते गए तभी तो यहां आधिपत्य स्थापित किया। आप देख रहे हैं कि भैया 1764 में बक्सर की लड़ाई होगी और वहां कलकत्ता में वो कब्जा करेंगे और उसके 40 साल के अंदर अंदर 1803 में वो क्या कर देंगे? दिल्ली के लाल किले में अपना झंडा फहरा देंगे, ठीक है ना। तो यही पूछा जा रहा है कि जो ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता थी वो किस एक्ट के थ्रू स्थापित हुई है, ठीक है ना, किस एक्ट के थ्रू वो स्थापित हुई है। तो देखिए याद रखिएगा ये बिल्कुल जो है आपका बिल्कुल कंटेक्चुअल है ये क्वेश्चन। ये आपका 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसके द्वारा ये किया गया, क्योंकि आप देखेंगे कि वहां से फिर कंपनी के एकाधिकार को खत्म करने की बात चलती है और खत्म किया भी जाता है। और केवल जो आपका टी मतलब जो चाय है और जो चाइना के साथ ट्रेड था उसमें मोनोपोली कंटिन्यू रहती है, जो आगे जाके 1833 के चार्टर एक्ट से स्क्रैप कर दिया जाता है। तो टोटली 1833 से फिर व्यापार का एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है। तो यहां से ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता स्थापित हो जाती है, कहां से? जो 1813 का आपका चार्टर एक्ट है ना। तो थर्ड वाले जो आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें पूछा जा रहा है कि जो 1853 का हमारा चार्टर एक्ट है उसके संदर्भ में कौन से स्टेटमेंट सही है। तो पहला लिखा कि इसमें सेपरेट किया गया लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को गवर्नर जनरल काउंसिल के, किसके? जो गवर्नर जनरल थे विद काउंसिल, उसके एग्जीक्यूटिव फंक्शन को और लेजिस्लेटिव फंक्शन को क्या किया गया? पृथक कर दिया गया। अब देखिए सेपरेशन ऑफ पावर, धीरे धीरे विकास हो रहा है तो जागरूकता आ रही है। अब हमारे यहां क्या है, जो हमारे यहां क्या जो नवजागरण बोलते हैं जिसको, हमारे यहाँ जो नवजागरण का फेज चल रहा है रेनेसा का, ठीक है, तो उसके कारण जागरूकता आ रही है और धीरे धीरे हम वहां पर क्या मांग कर रहे हैं? जागरूकता के आधार पर अधिकारों की मांग कर रहे हैं, ठीक है ना। राजा राम मोहन रॉय जी के स्कूल के सारे जो समाज सुधारक हैं उनके बारे में आपको पता होगा, ठीक है। तो जो पहला स्टेटमेंट है वो ठीक है। दूसरा ये कि जो भारतीय केंद्रीय विधान परिषद थी, ठीक है ना, जो इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उसमें क्या किया गया कि अब जो स्थानीय प्रतिनिधित्व था वो आरंभ कर दिया गया, प्रारंभ कर दिया गया। तो बिल्कुल ठीक बात है, धीरे धीरे ही ग्रेजुअली ये प्रतिनिधित्व फिर बढ़ता जाएगा और फिर हम स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे, है ना। धीरे धीरे आप डेवलपमेंट देखेंगे 1935 तक यहां से, ठीक है। दो फेज में पढ़ते हैं हम संवैधानिक विकास को, एक 1858 के पहले वाले फेज को, ठीक है, और एक जो है 1858 से लेकर 1947 तक का, ठीक है, क्योंकि 57 में क्रांति हो जाती है और क्राउन का शासन स्थापित हो जाता है पूर्णतः 1858 से। तो जो बोथ स्टेटमेंट्स हैं यहां पर लिखे हुए, बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट और इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बोथ हो जाएगा, ठीक है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें लिखा गया है कि जो 1862 में किस भारतीय को, मतलब किन भारतीयों को विधान परिषद में नामित किया गया था? बिल्कुल कंटेक्चुअल क्वेश्चन है। 1861 में, देखिए 1858 में क्या आया? चार्टर एक्ट आया। अब भैया हमको क्या है, क्रांति हो गई तो ब्रिटिशर्स जो थे वो डर गए कि अरे ये तो कितने अवेयर हो गए यार इतनी जल्दी, हाँ ये तो राजनीतिक अधिकारों की मांग करने लगे, ये क्रांति कर दी, ये तो हमको उखाड़ फेंकेंगे और हमारी सबसे बड़ी कॉलोनी तो ये है और हमारे जितना भी रेवेन्यू आता है उसका जो है 30% 35% तो इंडिया से ही, बल्कि 50 मोर देन 50% अगर निवल निकालेंगे तो वो जो है वहीं से
इंडिया से गेन करते थे, सबसे बड़ी कॉलोनी थी उनकी यहां पर। तो उससे बचने के लिए उन्होंने 1858 में बोले कि भैया अब जो है क्राउन का शासन है, अब जो है आपके यहां क्या लाया जाएगा, बिल्कुल संसदीय जो शासन है उसकी सर्वोच्च नैतिकता पर स्थापित आपका भला कल्याणकारी राज्य की स्थापना होगी। ठीक है ना, भलाई दिखावे के लिए था, लेकिन इसका कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से भारत में भी नेशनलिज्म को बढ़ाने में फायदा दिखाई देता है। तो ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, यहां पे बिल्कुल कंटेक्चुअल क्वेश्चन है। देखिए पहले में लिखा है बनारस के राजा, ठीक है ना, बनारस के राजा बिल्कुल ठीक है। पटियाला के भी महाराज थे, बिल्कुल ठीक है। आगरा के राजा इसमें नहीं थे, और सर दिनकर राव जो थे वो थे, और इनका जो है नामांकन किया गया था विधान परिषद में 1861 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट आता है, ठीक है, जहां से पोर्टफोलियो और आपका अध्यादेश की भी शक्ति दी जाती है गवर्नर को। ठीक है, तो ये आपके कौन कौन है, बनारस के राजा है, पटियाला के महाराज हैं, और सर दिनकर राव हैं। ठीक है, तो 1 2 4 जो इसका आंसर हो जाएगा आपका, वो क्या हो जाएगा, 1 2 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा आपका वो बी हो जाएगा। देखिए यहां पे क्या है ये समझ लीजिएगा कि यहां पर क्या किया गया था। इस समय वायसराय कौन थे, आपको नाम याद होगा। 1862 की बात करें तो लॉर्ड कैनिंग थे, और उन्होंने क्या किया था, मनोनीत किया था इन लोगों को, किसमें, विधान परिषद में। जो बनारस के राजा थे, पटियाला के महाराज थे, और आपके सर दिनकर राव थे। इस प्रकार क्या हुआ कि वायसराय के जो आपके मतलब वायसराय ने कुछ भारतीयों को जो एक्सटेंशन दिया, जो विस्तारित किया परिषद में, तो उसमें गैर सरकारी सदस्यों के रूप में इनको क्या किया गया, नॉमिनेट, नामांकन किया गया। इस तरीके से यहीं से आप देखेंगे तो जो भारतीय प्रतिनिधित्व है, इंडियन रिप्रेजेंटेशन है जो सरकार में, उनको शामिल करने की शुरुआत यहां से दिखाई देती है। तो चलिए ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बी आंसर हो गया 1 2 4। आगरा के राजा नहीं थे उनमें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा कि ये जो नीचे लिखे गए हैं ईयर, उसमें लिखा गया है कि जो विधान परिषदों की स्थापना हुई है और जो वर्ष है, उनसे उनको क्या करना है, मैच द फॉलोइंग करना है। तो जो सबसे पहला लिखा गया है बंगाल, देखिए बंगाल में जो है आपका वो 1862 में हुआ। ठीक है ना, उसके बाद अगर अपन बात करें नॉर्थ जो आपका वेस्ट प्रोविंस है, ठीक है ना, मैप में आप देखेंगे तो इधर वाला, ठीक है, जो सीमांत गांधी, अब्दुल गफ्फार खान का नाम आप सुनते होंगे। ठीक है, तो 1886 में नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस बिल्कुल ठीक है, ये भी मैच द फॉलोइंग बिल्कुल ठीक है। और जो पंजाब है आपका वो 1897 का ही है। तो सारे के सारे बिल्कुल करेक्टली मैच है, और इसका आंसर जो हो जाएगा 1 का ए, 2 का बी और 3 का सी हो जाएगा। बिल्कुल कंटेक्चुअल क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन देखेंगे अपन क्वेश्चन, और इसमें पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि जो आपका 1892 का जो काउंसिल एक्ट है, इंडियन काउंसिल एक्ट, देखिए नाम कैसे चेंज हो गया। अभी तक चार्टर कर रहे थे अपन, कहां तक, 1858 से। उसके बाद क्या हुआ, क्राउन का शासन आ गया, अब नाम क्या हो गया, भारत परिषद अधिनियम। ठीक है ना, तो इसके रिगार्डिंग जो पहला जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि इस एक्ट के थ्रू, ठीक है, विधान परिषदों में कुछ आधिकारिक सीटों को भरने के लिए चुनाव का एक सीमित और अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट मतलब परोक्ष प्रावधान किया गया। तो देखिए यहीं से जो चुनाव के प्रिंसिपल्स हैं उनकी नींव पड़ती है। लेकिन जो डायरेक्ट इलेक्शन से आपको वो कहां पर दिखाई देगा, 1909 का जो आपका मॉर्ले मिंटो का जो सुधार आया था। ठीक है ना, सुधार के नाम पे वहां पर क्या किए थे, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को वो क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं, कैटलिस्ट का काम करते हैं, फूट डालो और शासन करो। ठीक है, जो अभी भी हमको भारत में दिखाई देता है। चलिए अपन अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये जो दोनों जो स्टेटमेंट दिएंगे, देखिए दूसरा जो स्टेटमेंट दिया ध्यान से देखिए, इसमें चुनाव शब्द का प्रयोग इस एक्ट में किया गया था। ये बिल्कुल हाईलाइटेड लिखा गया है इसमें कि इसमें किसी भी तरीके से चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। तो इसका मतलब क्या कि जो आपका पहला जो स्टेटमेंट है ए, केवल वो सही होगा, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा। ठीक है ना, बी क्यों गलत है मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें लिखा गया है कि भैया कम्युनलिज्म को देखिए, अभी जो बात कर रहे थे वही आ गया कि कम्युनलिज्म को जो लीगलाइज किया गया, सांप्रदायिकता को जो वैधता प्रदान की गई है, वो किस एक्ट से की गई है, तो वो आपका 1909 का मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, भारतीय परिषद अधिनियम भी बोला जाता है। इसी को फिर एक्सटेंड करेंगे आपके 1919 में भी, और 1935 तक लगे रहेंगे, ये अंतिम तक कोशिश नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आपका 1909 हो जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इसमें जो लिखा हुआ है कि 1935 का जो आपका एक्ट है, भारत सरकार अधिनियम, जहां से मोर देन 95% जो प्रोविजन है डायरेक्टली हमारे जो संविधान है उसमें क्या कर लिए गए हैं, संपृक्त कर लिए गए हैं, इनकलकेट कर लिए गए हैं। तो जो इसके बारे में स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो पहला लिखा गया है कि इसमें केंद्र और प्रांत, ठीक है, जो सेंटर और आपके प्रोविंस है, उनके बीच शक्तियों का विभाजन किया गया। देखिए प्रांतों में द्वैध शासन 1919, 1935 आएंगे, कहां पे होगा आपका जो द्वैध शासन है आपका 1935 में, वो आएगा आपका कहां पर, सेंटर में आ जाएगा, केंद्र में आ जाएगा। और 1935 से क्या करेंगे, प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें जो पहला लिखा है कि केंद्र और
प्रांतों के बीच में क्या कर दिया गया, शक्तियों का विभाजन कर दिया गया। तो इस हिसाब से डायरार्की जो है सेंटर में इंट्रोड्यूस की गई। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है। दूसरा यह कि इसके तहत मतदान के अधिकार का भी क्या किया गया, विस्तार किया गया। बिल्कुल ठीक बात है। अब चुनाव होने वाला है और 1937 में आप देखेंगे तो चुनाव होगा भी, हालांकि सरकार फिर इस्तीफा देगी। क्यों? क्योंकि फिर बिना पूछे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडिया को इंडल्ज कर देता है कौन, ब्रिटिश, है ना, जो ब्रिटिश शासन था वो कर देते हैं उसको। ठीक है। तीसरा ये कि इसके तहत सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को विस्तार नहीं दिया गया। मैंने बताया आपको कि अंतिम तक ये अपना जोर नहीं छोड़ेंगे और अंतिम तक ये इसको भुनाते रहेंगे। भारत में शासन करने के सारे आयामों को इन्होंने किसी भी तरीके को नहीं छोड़ा कि किसी तरीके से तो बच जाए, लेकिन बचेगा नहीं। और फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट आपका सही है, थर्ड गलत है। तो आपका आंसर क्या हो गया, 1 और 2, जो कि बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन, बी में दिया गया है, उसका आंसर आपका बी है। समझ में आ गया होगा आपको, आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें लिखा है कि जो इंटरिम गवर्नमेंट थी आपकी, अंतरिम सरकार, उसके संदर्भ में स्टेटमेंट है और बताना है कि उसके संदर्भ में जो मतलब यहां पर मेल करके दिखाया गया है मंत्रालय के संदर्भ में, और पूछा गया है कि कौन सा सही रूप में मेल खाता है। तो देखिए पहला लिखा हुआ है कि होमी, जो जहांगीर भाभा जी का नाम सुनते हैं आप, CH भाभा का, तो कार्यान्वयन जो वर्क्स था, माइंस था और जो पावर पोर्टफोलियो था वो दिया गया था उनको। तो बिल्कुल ठीक बात है, जो पहला वाला है बिल्कुल सही सुमेलित है। दूसरा लिखा गया है लियाकत अली खान, ठीक है ना, तो लियाकत अली खान के सामने लिखा गया है कॉमर्स पोर्टफोलियो। ये गलत लिखा गया है क्योंकि लियाकत अली खान जी जो थे वो आपके फाइनेंस मिनिस्ट्री से रिलेटेड थे। उसके बाद लिखा गया है यहां पर अब्दुल रब नश्तार। तो देखिए अब फाइनेंस में तो लियाकत अली हो गए तो वो तो अपने आप गलत हो गए। तो जो अब्दुल रब नश्तार थे वो पोस्ट एंड एयर जो आपका मिनिस्ट्री है उससे रिलेटेड थे। और सी राजगोपालाचारी की बात करेगा अपन तो वो आपके एजुकेशन और आर्ट से रिलेटेड थे। तो आपका ए जो है वो सही सुमेलित है और बाकी गलत है, और मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें लिखा गया है कि जो संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया था, ठीक है ना, तो HC मुखर्जी है, जो बिल्कुल ठीक बात है। और दूसरा जो है VT कृष्णामाचारी, इनको भी चुना गया था। राजेंद्र प्रसाद जो थे उपाध्यक्ष नहीं थे, वो अध्यक्ष के रूप में थे। तो A और B, बोथ A एंड B, इसका आंसर हो जाएगा आपका D। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें 12th नंबर का क्वेश्चन है हमारा, और इसमें यह पूछा जा रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की अगर हम बात करें तो संविधान सभा जो थी उसकी कंडीशन में, उसकी स्थिति में, उसकी पोजीशन में किस तरीके का डिफरेंस आया, किस तरीके का परिवर्तन किया गया। तो पहला यह कि इसे एक पूर्ण संप्रभु निकाय बना दिया गया। देखिए संप्रभुता, अब संप्रभुता का मतलब क्या है कि भैया जो हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, बिल्कुल लेमैन की लैंग्वेज में समझेंगे कि हस्तक्षेप का जो सिद्धांत समझते हैं, तो भैया जब संप्रभु हम नहीं थे, मतलब हमारे ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन था, तो हमारी जो डिसीजन मेकिंग थी वो किसके थ्रू होती थी, ब्रिटिशर्स के। अब हमारा शासन हमारे नाम, होम रूल जो सुनते हैं आप, तो अब क्या है, अब हम संप्रभु हो गए। बोलते हैं ना हमारे यहां जो संप्रभुता है, जनता संप्रभु है, जनता ही प्रभु है ना, सम प्रभु से लगाइएगा, आप अपने प्रभु खुद हैं, तो आप अपना डिसीजन मेकिंग खुद करेंगे। तो बाह्य शक्ति का किसी भी तरीके से गृह सरकार जो है उसके किसी भी तरीके के निर्णय में अगर हस्तक्षेप नहीं होगा तभी तो वो संप्रभु होगा। तो बिल्कुल सही बात है, जब हम आजाद हो गए तो वो संप्रभु निकाय बन गया। तो पहला स्टेटमेंट आपका क्या है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, इसमें लिखा गया है कि इट वाज एम्पावर्ड टू एब्रोगेट और अल्टर एनी लॉ मेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन रिलेशन टू इंडिया। मतलब यह कि ब्रिटिश संसद द्वारा जो भी कानून बनाए गए थे उनको निरस्त या परिवर्तित करने का अधिकार दिया गया। अब अगर आपको पहला स्टेटमेंट समझ में आ गया तो दूसरा बिल्कुल इंटरलिंक्ड है, क्योंकि अब आप संप्रभु हो गए तो आपको जैसा ठीक लगेगा अपने देश की मतलब देश की उपयोगिता देखेंगे ना, कि देश को किस तरीके की आवश्यक जो अधिनियम है या कानून है, नियम है, उनके हिसाब से आप उनको संदर्भित करेंगे और उनको बनाएंगे। तो बिल्कुल ठीक है, अब आप संप्रभु हो गए तो ये काम भी आप कर सकते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है। तीसरा ये कि इस देश में सामान्य कानूनों को लागू करने का अधिकार दे दिया गया, बिल्कुल ठीक बात है। वो जो है संविधान सभा ही तो तब तक शासन चलाएगी जब तक सरकार नहीं आएगी। ठीक है, तो A B C जो है तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके ठीक है, और इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑल हो जाएगा 12th का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें जो बहिष्कृत और जो आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र था उसके लिए क्या, देखिए संविधान सभा जो है समितियों के माध्यम से काम कर रही है, जैसे आज आप देखते हैं कि संसद भी समितियों के माध्यम से काम करती है, ऐसे इंटरलिंक करिए। तो उस समय क्या थी कि जो उप समितियां बनी हुई थी, समिति भी थी और उसकी क्या थी, उप समितियां भी बनी गई थी। तो उसमें जो बहिष्कृत और आंशिक रूप से जो बहिष्कृत क्षेत्र थे उनके लिए जो उप समिति बनाई गई थी उनके अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो उसमें लिखा गया है कि उनके जो है अध्यक्ष कौन थे। तो जो पहला लिखा गया है आपका गोपीनाथ बारदोलाई, तो ये इसके अध्यक्ष नहीं थे, इसको आप एलिमिनेट कर दीजिए। फिर दूसरा जो है आपका एवी ठक्कर, यही थे इसके जो अध्यक्ष थे आपके, वो एवी ठक्कर थे। उसके अलावा आप राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी जी को भी काट दीजिए। इसका जो आंसर होगा आपका वो एवी ठक्कर होगा। बिल्कुल कंटेक्चुअल चीज है, इसको आपको देख के याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा कि प्रारूप जो समिति थी अपनी, जो
क्या नाम से बोलते हैं उसको, कि इंग्लिश में बोला जाता है ड्राफ्टिंग, प्रारूप तैयार करना, ड्राफ्ट करना संविधान के लिए, किस तरीके से ड्राफ्टिंग करनी है, उसको कैसे बनाना है, उसके लिए जो प्रारूप समिति है उसके बारे में कौन सा कथन सही है। तो पहला ये कि इसके द्वारा फरवरी 1948 में पहला जो था मसौदा प्रकाशित किया गया था। बिल्कुल ठीक है ना, पब्लिश किया गया था इसका जो पहला ड्राफ्ट था फरवरी 1948 में। दूसरा ये कि जो आपका इसमें मसौदे को तैयार करने के लिए जो वक्त लगा वो 6 महीने से भी कम का समय लगा था। बिल्कुल ठीक बात है, उसी से अंदाजा लगा लीजिए आप ड्यूरेशन से। तीसरा ये कि इसके द्वारा अक्टूबर 1948 में सेकंड ड्राफ्टिंग भी पब्लिश किया गया, सेकंड जो ड्राफ्ट बनाया गया उसको पब्लिश किया गया। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके ठीक है, ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट, और इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें यह पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि हु इज रेफर्ड टू एज मॉडर्न मनु, आधुनिक मनु की संज्ञा जो है वो किसको दी जाती है। तो क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी, बी आर अंबेडकर जी ने, तो इसलिए उनको आधुनिक मनु भी बोला जाता है। बिल्कुल कंटेक्चुअल क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका अंबेडकर हो जाएगा। जेएलएन नहीं है आपके, गांधी जी भी नहीं है और सरदार पटेल भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इसमें जो लिखा गया है कि 1946 में जो सृजित की गई थी कांग्रेस की एक स्पेसिफिक जो स्पेशलाइज्ड कमेटी थी, विशेषज्ञ समिति थी, उसमें कौन से सदस्य जो थे उसमें सम्मिलित थे, कौन कौन से सदस्य थे, उनको आपको यहां पर आइडेंटिफाई करना है, ठीक है ना। तो इसमें पहला क्या लिखा गया है आपका, जवाहरलाल नेहरू लिखा गया है आपका इसमें पहला, ये थे आपके जेएलएन। दूसरा लिखा गया के एम मुंशी, ये भी थे। तीसरा जो लिखा गया है केटी शाह, वो भी थे, ठीक है। और जो चौथा हुमायूं कबीर लिखा गया है, ये भी थे। तो 1 2 3 4 ठीक है। और लास्ट वन जो बी आर अंबेडकर लिखा गया है वो इसके सदस्य नहीं थे विशेषज्ञ समिति के। तो इसमें देखिए 4 तो ये हो गए, 4 अन्य सदस्य भी थे जिसमें आप नाम सुनते हैं अरुणा आसिफ, जो आपके अरुणा आसफ अली जी थी, और उसके अलावा आपके गोपाल स्वामी अयंगर थे, और जो गाडगिल थे डी आर गाडगिल, उसके अलावा संथानम जी भी थे, जो संथानम कमेटी की बात करते हैं अपन सीवीसी को लेके, ठीक है। तो वो के संथानम भी थे इसमें। तो इसमें जो ऑप्शन के हिसाब से इसमें 1 2 3 4 हो जाएगा, सिर्फ फिफ्थ को आप एलिमिनेट कर दीजिए, आंसर जो होगा आपका वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, और इसमें यह पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा को ड्राफ्टिंग कमेटी की संज्ञा दी थी, किसने दी थी। बिल्कुल कंटेक्चुअल क्वेश्चन है ये जो थे आपके नजीरुद्दीन अहमद, उन्होंने इस टाइप की संज्ञा दी थी किसको, संविधान सभा को, क्योंकि वही तो ड्राफ्ट कर रही थी ना संविधान को, तो इसलिए उन्होंने उसको ड्राफ्टिंग कमेटी की संज्ञा दी थी, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, नजीरुद्दीन अहमद। यहां संथानम नहीं है, ग्रेनविल ऑस्टिन भी नहीं है, और नन ऑफ द अबव भी नहीं है। आपका आंसर आपका नजीरुद्दीन अहमद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इसमें यह पूछा गया है कि कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने संविधान सभा को हिंदुओं के निकाय की संज्ञा दी थी। मतलब बोला भैया कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन आपकी असेंबली है वो बॉडी है किसकी, हिंदुओं की, वो बॉडी है हिंदुओं का, वो निकाय है। तो ये जो है आपको ये दिया था आपका जो लॉर्ड विस्काउंट साइमन थे, ठीक है ना। ये लॉर्ड वर्ड जो थे वो यही करते ही थे, ठीक है ना। तो ये जो है आपके लॉर्ड विस्काउंट जो साइमन थे, उन्होंने बोला कि भैया संविधान सभा जो है हिंदुओं की संस्था है, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, बिल्कुल कंटेक्चुअल क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई संविधान सभा, उसके संदर्भ में कौन सा जो कथन है वो सत्य है। तो पहला ये कि जो इसका सिंबल था वो एलिफेंट था। देखिए अभी भी जो इंडिया को आईआर में जब आप देखते होंगे तो जैसे चाइना को बोला जाता है कि वो ड्रैगन है ना, आग निकलती रहती है सबके यहाँ, वो जाके अतिक्रमण वगैरह करता रहता है, आप देखते होंगे साउथ चाइना सी के आसपास वाला एरिया जो है। उसके अलावा क्या है कि जो इंडिया को बोला जाता है, संबोधित किया जाता है हाथी। बहुत अच्छी बुक भी है आईआर में, एलिफेंट कैन डांस। तो वो हाथी जो है वो उस समय भी प्रतीक चिन्ह था, पहला बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि जो अयंगर जी थे वो संविधान सभा के सचिव थे, सेक्रेटरी थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, ये भी ठीक है। तीसरा ये कि जो ओरिजिनल प्रियम्बल था, जो प्रियम्बल है प्रस्तावना लिखा है, इसको आप उद्देशिका लिखा करिए, टेक्निकल वर्ड वो सही है हिंदी में। तो उसको प्रेम बिहारी नारायण जो रायजादा थे उन्होंने उसको क्या किया था, कैलीग्राफ्ट किया था। मतलब कैलीग्राफी का मतलब सुलेखित किया था, उसको सुलेख के रूप में उसको क्या करना, समायोजित करना, लिखना। कैलीग्राफी का जो काम किया था वो किसने किया था, जो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट, और इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑल हो जाएगा, जो कि डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, और इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है आपका वो सही है। तो देखिए जो पहला स्टेटमेंट है कि मूल रूप से अगर ओरिजिनली देखा जाए तो भारत के संविधान के जो आधिकारिक लिखित कार्यों के लिए हिंदी और संस्कृत भाषाओं का प्रावधान किया गया था। क्या बोल रहे हैं कि अब आप खुद ही सोचिए कि ऐसा प्रावधान कभी करेंगे। उस समय हमारा देश जो है वैसे ही सांप्रदायिकता का दंश झेल चुका था, है ना, बहुत ही समस्या में था, और इस टाइप से हम करते हैं कि भाषा किसी को प्रमोट करे। आज भी हमारे यहाँ नॉर्थ और साउथ में देखेंगे तो भाषा का जो विवाद है वो बना रहता है।
ठीक है ना। तो यहां पर तो इस तरीके का प्रावधान कर ही नहीं सकते, वो भी संविधान में आधिकारिक लिखित रूप में। तो किसी भी भाषा का आधिकारिक पाठ के लिए प्रावधान नहीं किया गया था ओरिजिनली, अगर बात करें मूल रूप से। तो पहला स्टेटमेंट जो है आपका वो गलत हो गया। जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपका दूसरा, उसमें लिखा गया कि संविधान सभा के द्वारा 11 सत्रों में कार्य को पूरा किया गया था। बिल्कुल कंटेक्चुअल जानकारी है ये, ठीक है। तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा, ये जो दूसरा स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है। और 11 सेशंस हुए थे टोटल, तो उसमें उसके कार्यों को संपन्न किया गया था, पूर्ण किया गया था। तो ओनली 2 जो है आपका स्टेटमेंट सही है, जो कि बी में दिया गया है। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें यह पूछा गया है कि भैया राष्ट्रपति जो शासन है, यहां पर यूएसए, जहां राष्ट्रपति शासन लिखा है, संघ परिसंघ में अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। फेडरल देखिए, उसमें आप सीधे जाइए, यूएसए को अपने दिमाग में लाइए। अब देखिए कि उसमें लिखा गया है कि उसकी विशेषता क्या है। पहला लिखा गया कि रियल और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते। कैसे होंगे भैया, ये तो हमारे यहां है तो वहां तो होगा नहीं, तो पहले को आप एलिमिनेट कर दीजिए, ठीक है ना। कि आर्टिकल 53 में लिखा है कि जो हमारे यहां समस्त कार्यपाल की शक्ति है वो किस में निहित है, वो राष्ट्रपति में निहित है। लेकिन वो जो सारे काम करते हैं किसकी सलाह पे करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और मेनली जो कैबिनेट मतलब प्रधानमंत्री जी की सलाह पे काम करते हैं। वास्तविकता यही है, इसलिए वो क्या है, रियल हेड है। तो ये तो आपकी संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता हो गई। तो ये तो आप काट दीजिए, इसको एलिमिनेट कर दीजिए। दूसरा ये मेजॉरिटी पार्टी रूल, क्या लिखा है कि जो मेजॉरिटी पार्टी रूल, तो भैया ये तो हमारे यहाँ है ना, जिसकी मेजॉरिटी होती है, ठीक है। तो बहुमत जो प्राप्त राजनीतिक दल होता है शासन, तो ये संसदीय प्रणाली की विशेषता है। तो ये दोनों जो है संसदीय शासन प्रणाली की मतलब पार्लियामेंट्री फीचर है ना। पार्लियामेंट्री जो गवर्नमेंट होती है उसका फीचर है, ये संसदीय सरकार का फीचर है, ना कि राष्ट्रपति शासन की विशेषता है। तो दोनों के दोनों नहीं है, तो नाइदर 1 नॉट 2 हो जाएगा। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें यह पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है हमारे भारतीय संविधान में जो कि सेकुलर नेचर में, देखिए सेकुलर वर्ड ना टेक्निकली जो देखेंगे तो पंथ निरपेक्ष होता है। आप लोग मेंस की आंसर राइटिंग में भी उसको धर्म निरपेक्ष मत लिखिएगा हिंदी में, है ना। हिंदी बहुत अच्छी भाषा है, ध्वन्यात्मकता है, तो हर शब्द की अपनी विशेषता है उसमें, ठीक है ना। तो धर्म निरपेक्ष मतलब जो सेकुलर नेचर है उसको आप धर्म निरपेक्ष नहीं लिखेंगे, पंथ निरपेक्ष लिखेंगे, सेक्ट है वो, ठीक है ना। तो कौन उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, तो पहला लिखा है आर्टिकल 14 और 15। देखिए 14 और 15 लिखा हुआ है इसमें, तो बिल्कुल सही है ना। 15 में आपका RRCSP है, मतलब क्या है, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स है आपका, और जो प्लेस ऑफ बर्थ है CSP, है ना। तो इसके आधार पे धर्म, वंश है, जो जाति है, और आपका क्या हो गया, लिंग हो गया, और जो जन्म स्थान है, उसके आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ क्या किया जाएगा, किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा। और 14 क्या है, जो आपका विधि के समक्ष समता और जो विधि का समान संरक्षण है, ठीक है। तो ये दोनों कैसा है, ये तो सबके लिए है, तो ये सेकुलर है नेचर में, तो ये आपका ठीक है। 12 और 14 की बात करेंगे तो इसमें इस तरीके की बात नहीं, 12 में तो स्टेट की डेफिनेशन है। 16, 17 की बात करेंगे अगर अपन, तो वहां पर तो अस्पृश्यता का उन्मूलन और लोक मतलब जो नियोजन होता है आपका, उसमें अवसरों की समानता से रिलेटेड है। और 18 की बात करेंगे आप, तो उपाधियों की मतलब अंत से रिलेटेड है, जो हमारे यहाँ राय बहादुर वगैरह की उपाधि मिलती थी, क्योंकि अब समानता स्थापित करनी थी। वो तो फ्यूडल जो मेंटालिटी वाली सोसाइटी होती है उसका क्या है, फीचर होता है, जहां पर समानता नहीं होती वहां पर विशेषाधिकार की क्या होती है, उपस्थिति होती। तो इसका आंसर क्या हो गया, 14 और 15 A हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें पूछा जा रहा है कि कौन से निकाय है जो कि इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, ठीक है ना। तो पहला जो लिखा गया है इसमें लिखा गया है आपका कि देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज मत होइएगा कि जो आपका यहां धर्मनिरपेक्ष प्रकृति मतलब यह है कि जहां पर सभी को समान रूप से ट्रीट किया जा रहा है। तो देखिए 14, 15 तो है ही है। अब अगर आप ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो आंसर आपका ए हो जाएगा, लेकिन जो आर्टिकल आपका 16 है, लोक अवसर में समानता, वहां पर भी तो किसी तरीके के भेदभाव की बात नहीं कर रहे। स्पेशल प्रोविजन को, एक्सेप्शन को नहीं लेते हैं अपन जब कंक्लूजन करते हैं कि आप आरक्षण को जोड़ के वहां पर बोले कि नहीं भैया ये तो नहीं है, तो फिर भी तो वो हो जाएगा कि वो पंथ के आधार पर किसी तरीके का भेदभाव नहीं है, तो 16 भी होगा, ठीक है। और उसके अलावा आप देखेंगे अगर तो 16 इसका हो गया, 17, 18 नहीं होगा। उसके अलावा आप देखेंगे तो आर्टिकल 25 से जो 28 तक है, जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, उसके बाद जो आपके माइनॉरिटीज मतलब अल्पसंख्यकों के जो धर्म और शिक्षण संबंधी जो अधिकार है आपके आर्टिकल 29, 30 में, वो भी आ जाएगा। और कॉमन सिविल कोड तो आपको पता ही है जो आर्टिकल 44 है। तो याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए मैंने यहां रिपीट किया है इस क्वेश्चन को। इसका जो आंसर है आपका ऑप्शन के हिसाब से 14, 15 है, लेकिन 16 भी जो है वो भी आपका पंथ निरपेक्ष प्रकृति का है, सेकुलर नेचर का है। तो आंसर जो है
आपको ऑप्शन के हिसाब से देना था, इसलिए इसका आंसर जो है 14 और 15 होगा। ठीक है, अब कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें इंडिपेंडेंट बॉडी के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन कौन से हैं इसमें से जो बिल्कुल स्वतंत्र हैं, अपना निकाय जो है, तो बिल्कुल सही बात है। ये जो आपके बेस जो बिल्कुल फंडामेंटल बॉडीज होते हैं किसी भी देश को चलाने के लिए, उनको स्वतंत्रता देना, उनको स्वतंत्र निकाय बनाना बहुत जरूरी है, वरना जो बहुमत में जो सरकार रहती है उसके निरंकुश होने का खतरा ज्यादा होता है और लोकतंत्र को भीड़ तंत्र में कन्वर्ट होने में बहुत टाइम नहीं लगता है। ठीक है ना, तो जो पहला इसमें है चुनाव आयोग, बिल्कुल सही बात है। इलेक्शन कमीशन जो है वो भी होगा। यूपीएससी आपका हाई है। स्टेट जो सर्विस कमीशन होता है, जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, राज्य लोक सेवा आयोग, वो भी होगा और कैग भी होंगे। तो सारे के सारे तो ये आपके स्वतंत्र निकाय ही हैं, तो ऑल इसका आंसर हो जाएगा जो कि डी में दिया गया है। ठीक है ना, सारे के सारे आर्टिकल्स आप लोगों को याद भी होंगे। देखिए यहां पर जो चुनाव आयोग है वो किस आर्टिकल में, 324 आप देखेंगे वहां पर। यूपीएससी की बात करें, अगर लोक सेवा आयोग की बात करें तो आर्टिकल 315 में जाएंगे आप। ठीक है ना, और वहीं पर फिर आपको राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में भी उसी मतलब चैप्टर में आपको उसका उल्लेख मिलेगा, और कैग के बारे में आपको पता है कि 148 से 151 के बीच में है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें यह पूछा जा रहा है कि भैया जो सहकारी समितियां थी उसके संदर्भ में कौन सा जो कथन है वो सही है। ठीक है ना, तो आपको देखो पहला जो स्टेटमेंट लिखा है कि ये जो है आपका 97th जो अमेंडमेंट था उससे लाया गया और फिर उसको वहां से संवैधानिक आधार भी दिया गया है ना। जो पहला स्टेटमेंट है तो बिल्कुल ठीक दिया गया है, क्योंकि ये 97th अमेंडमेंट से ही लाया गया था। अब देखिए अगर 97th अमेंडमेंट आप देखेंगे तो उसमें जो सहकारी समिति को सम्मिलित किया गया, मैं यहां पे ऐड कर देता हूं कि जो आर्टिकल 19 है वहां पे ऐड किया गया इसको। ठीक है, उसके बाद जो 43 आपका बी है, 43 खा जो है वहां पर जो डीपीएसपी में ऐड किया गया, और उसके अलावा पार्ट 9 बी 9 खा जोड़ा गया जिसका नाम सहकारी समितियां हैं, वो नया पार्ट ही जोड़ दिया गया, ऐड कर दिया गया। और वो जो है आर्टिकल आपका 243 या से लेके जो या जा से लेके आपका मतलब या जा से लेके आपका या ना तक है, या जा से लेके या ना तक है। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा, आप थोड़ा थोड़ा देखना चाहिए इसको, आर्टिकल्स वगैरह को हमको आंसर में मार्क्स फेच करने के लिए बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इसका जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है ना, कि भैया इनको जो है संवैधानिक संरक्षण जो है 97th अमेंडमेंट से दिया गया 2011 से। ठीक है, दूसरा जो है कि इसका जो गठन का अधिकार है एक मौलिक अधिकार है। अब आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि जब आर्टिकल 19 के अंतर्गत शामिल कर दिया गया तो फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आ गया ना, ये बिल्कुल आ गया आपका। तो जो दोनों के दोनों स्टेटमेंट है वो आपके सही है, बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट। इसका आंसर बोथ हो जाएगा, सी में दिया गया है जो। नेक्स्ट वन देखेंगे क्वेश्चन, और इसमें ये पूछा जा रहा है स्टेटमेंट देके कि कौन सा इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट को आप क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे, क्योंकि छोटी छोटी सी मिस्टेक्स हमारे मार्क्स को क्या कर देती है, उस पर ऋणात्मक प्रभाव डालती है। पहला ये कि जो यूएनओ में भारत की सदस्यता है उसकी संप्रभुता को सीमित करती है। याद रखिए कि कोई भी संस्था हमारी संप्रभुता के साथ किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। भारत ऐसा भी कोई काम कभी नहीं करेगा। तो जो आपका पहला जो स्टेटमेंट है यहां पर देखिए, जो स्टेटमेंट है वही गलत हो गया आपका, क्योंकि गलत ही पूछ रहा है। ठीक है, तो आप अभी मार्क कर दीजिए, फिर गलत सही अपन क्या कर लेंगे, रिकॉग्नाइज कर लेंगे। तो पहला जो है आपका गलत हो गया स्टेटमेंट। दूसरा ये कि कांग्रेस पार्टी ने स्वयं को 1955 में समाज के समाजवादी स्वरूप को स्थापित करने के लिए एक संकल्प पारित किया था। एक संकल्प जो था उस समय पारित किया था, तो ये बिल्कुल ठीक है। उस समय देखिए आपको पता है कि जो नेहरू जी थे वो सोशलिस्ट अप्रोच से मतलब यूएसएसआर से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, क्योंकि उस समय जो डेवलपमेंट आप देख रहे हैं सोशलिस्ट धड़ा जो था आपका दो धुरी में बटा हुआ था ना पूरा विश्व। एक यूएसए वाला होगा जो कैपिटलिस्ट है, और जो यूएसएसआर हो गया आपका वो क्या हो गया, समाजवादी वाला, जो आपका क्या हो गया, सोशलिस्ट, कि हम समाज में समता स्थापित करेंगे। ठीक है, तो उससे क्या थे, वो बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस थे। इसलिए आप देखते हैं कि हमारे यहां भी हैवी मशीनरी वगैरह में बहुत ज्यादा उस समय एक्सपेंडिचर किया जा रहा था। तो वही लिखा गया कि उस समय एक समाजवादी स्वरूप को स्थापित करने के लिए संकल्प पारित किया गया था। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला वाला गलत है, और गलत ही पूछा था, इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें भी स्टेटमेंट है और बताना है कि कौन सा जो है आपका सही है। पहला ये कि अ डेमोक्रेटिक जो पॉलिटिकल कंसेप्ट है, जो लोकतांत्रिक जो आपका मतलब राजतंत्र की बात करते हैं, उसमें राजशाही और गणराज्य में उसको वर्गीकृत किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक बात है कि भैया जो राजा का जो शासन है आपका उसके अंतर्गत, ठीक है ना, जो लिखा हुआ है, और दूसरा जो लिखा गया है कि उसको रिपब्लिक भी बनाया जा सकता है, मतलब मोनार्क भी बनाया जा सकता है, रिपब्लिक भी। तो पहला स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा ये कि जो रिपब्लिक टर्म है प्रियम्बल में वो किसको इंडिकेट करता है, सीधी सी बात है, गणतंत्र का जो गणराज्य का जो मतलब है, गणराज्य का, ठीक है ना, गणराज्य ये रिपब्लिक है, इसका मतलब ये होता है कि जो देश का प्रमुख होता है, जो राष्ट्रपति है, वो जो है
आम जनता के द्वारा इलेक्टेड होगा, निर्वाचित किया जाएगा, वो वंशानुगत नहीं होगा। लिटरल जो है इसकी डेफिनेशन वो यही है। तो जो दूसरा स्टेटमेंट है वो भी ठीक है और पहला स्टेटमेंट भी सही है, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और हम लोगों को बताना है कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, सही है। पहला ये कि जो सोशल इकोनॉमिक मतलब सामाजिक आर्थिक और जो राजनीतिक न्याय है ये इनकॉर्पोरेट किया गया है हमारे यहां रशियन रिवॉल्यूशन से। कहां से? रशियन रिवॉल्यूशन से इसको क्या किया गया है? इनकलकेट किया गया है, संपृक्त किया गया है हमारे यहां। बिल्कुल ठीक बात है ये, ठीक है ना। समाजवादी जो समाज होता है वहां पर समता को क्या दिया जाता है? प्रधानता दी जाती है। वहां पर क्या बोला जाता है कि इस तरीके के न्याय की आप क्या करें? व्यवस्थित मतलब व्यवस्था करें। ऐसी राज्य जो है उसका दायित्व होगा कि वो ऐसी समुचित व्यवस्था का निर्धारण करे। देखिए आप अपने यहां देखते भी होंगे आर्टिकल 39 जो बीसी है, संसाधनों का समतामूलक वितरण है, उसके मतलब इस तरीके की जो न्याय की बात है वो कहां पर? समाजवादी धड़े में देखने को मिलता है। तो वहीं से हमारे यहां लिया गया था रूसी जो आपकी क्रांति थी, रशियन जो रिवॉल्यूशन था, ठीक है। तो बिल्कुल सही है जो पहला स्टेटमेंट है। दूसरा ये कि जो प्रस्तावना है हमारी उद्देशिका उसमें जो दी गई है स्वतंत्रता वो एक निरंकुश है। देखिए किसी भी तरीके की जो कभी भी स्वतंत्रता दी जाएगी वो बिल्कुल एब्सोल्यूट नहीं होगी, क्योंकि अगर स्वतंत्रता एब्सोल्यूट हो जाती है तो फिर वो स्वच्छंदता में, और फिर स्वच्छंदता जो होती है वो उच्छृंखलता में कन्वर्ट हो जाती है। तो स्वतंत्रता में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हमारे यहां लगाई गई हैं जो आप आर्टिकल 19 में देखते होंगे। तो ये स्टेटमेंट तो आप यहां से एलिमिनेट कर दीजिए, तो दूसरे को आपने एलिमिनेट कर दिया। तीसरा जो है आपका स्टेटमेंट जो प्रीएम्बल में वर्ड है आपका क्या? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये कहां से आया? ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आया है, फ्रांसीसी क्रांति से आया है, ठीक है ना। वर्ल्ड हिस्ट्री में आप लोग देखते होंगे। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है आपका वो सही है और इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उसमें पूछा जा रहा है कि जो प्रीएम्बल है हमारा उसके संदर्भ में कौन कौन सा कथन है जो सही है ना। जो उद्देशिका के बारे में पूछा जा रहा है। तो पहला ये कि ये विधायिका की शक्तियों और अधिकारों का स्रोत नहीं है। विधायिका की शक्ति का और अधिकारों का स्रोत नहीं है। देखिए उद्देशिका नाम से समझिए, इसमें हमारे जो पूरे संविधान का दर्शन है वो निहित है। क्या है? वो निहित है। और उद्देशिका प्रस्ताव लाया कब गया था ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि ये तो जो है आपको वो आगे दिखाई देगा ना। विधायिका की शक्तियों और अधिकारों का स्रोत जो है वो संविधान में है, लेकिन उद्देशिका में वो नहीं लिखा गया है। इसलिए पहला स्टेटमेंट जो है आपका वो क्या हो गया? सही हो जाएगा, है ना, क्योंकि नहीं ही लिखा हुआ है, ठीक है। अगर ये लिख देते कि है तो गलत हो जाता, क्योंकि वहां पर किसी भी तरीके की ऐसे प्राधिकारों और शक्तियों की बात नहीं की गई है, आप देखते होंगे। तो पहला स्टेटमेंट गलत है ना, क्योंकि ये सोर्स नहीं है। क्या? प्रस्तावना जो उद्देशिका है आपकी। दूसरा ये कि इट इज नॉट अ प्रोहिबिशन अपॉन द पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर। अब जब उसको प्राधिकार ही नहीं दे रही तो उसके प्राधिकार को सीमित कैसे करेगा? तो ठीक है, दूसरा जो है आपका वो भी आपका ठीक है, क्योंकि जो नहीं लिखा हुआ है ना, वर्ड आप देखिए यहां पर नहीं लिखा हुआ, बिल्कुल ठीक है। तीसरा ये कि ये नॉन जस्टिशिएबल है नेचर में, मतलब ये वाद योग्य नहीं है, इसके लिए डायरेक्टली कोर्ट को रीच नहीं किया जा सकता। जैसे फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन में आप जा सकते हैं आर्टिकल 32 के अंतर्गत जो रिट जारी करते हैं। 5 तरीके की कौन कौन से रिट है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट है वो सही है, क्योंकि सब में नॉट 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 लिखा गया है, इसलिए ऑल इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि गलत ही पूछा नहीं गया था, यहां पर सही पूछा गया था, ठीक है, और ये सही ही लिखा गया है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सही पूछ रहा है कि कौन कौन से सही है, और तीनों तीनों सही है स्टेटमेंट, क्योंकि इनमें से जो भी दिया गया है यहां पर वो नहीं ही है, ठीक है। तो सही हो जाएगा, ऑल जो स्टेटमेंट्स हैं वो आपके सही हैं, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखेंगे क्वेश्चन, और इसमें पूछा जा रहा है कि जो आर्टिकल 1 है उसके अनुसार जो भारत का राज्य क्षेत्र है, भारत का जो राज्य क्षेत्र है और जो भारत का क्षेत्र है, दो वर्ड आप सुनते होंगे, ठीक है ना, दो वर्ड आप लोग सुनते होंगे। तो जो इसमें लिखा गया है कि जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है उसके अंतर्गत क्या क्या, देखिए ये जो है ब्रॉडर है वर्ड, ठीक है ना, टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात करें, ठीक है, तो इसके अंतर्गत आपके टेरिटरी जो होगी राज्यों की वो भी आ जाएंगी, यूनियन टेरिटरीज भी आ जाएंगी, और इसमें वो भी क्षेत्र आते हैं जो भारत सरकार के द्वारा किसी भी समय में अधिग्रहित किए जाते हैं, उनको अपने अधिकार में लिया जाता है जिस क्षेत्र को, ठीक है ना। तो तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट हैं इसमें दिए गए वो भारत की टेरिटरी, भारत के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, भारत के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। तो ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट और इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इसमें लिखा गया है कि जो भारत का जो क्षेत्र है, ठीक है ना, टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, भारत का क्षेत्र जो है टेरिटरी है,
है ना, जो टेरिटरी होती है ना किसी भी देश की, एक राजनीतिक जो होती है वो सीमा होती है क्षेत्रफल के आधार पे ना। तो भैया आप ऐसा भी तो हो सकता है भारत का कोई भी जो एक ऐसा एरिया हो जो भारत देश के बाहर भी हो, कोई कंपनी होगी तो वो भी तो जो होगी वो किसके मतलब क्षेत्र के अंतर्गत आएगी, वो भारत में आएगी। ठीक है ना। तो पहला लिखा गया है स्टेटमेंट कि जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है वो वाइडर है किसके तुलना में, यूनियन ऑफ इंडिया के। क्योंकि जो संघ की बात करेंगे यूनियन की, तो क्या लिखा जाता है आर्टिकल 1 में कि भारत राज्यों का संघ है, तो सिर्फ वहां पर क्या शामिल होंगे, स्टेट और आपका सेंटर। ठीक है ना। तो वहां पर यूटीज नहीं होते हैं, इसलिए वो क्या है, वो कम व्यापक है। और ज्यादा व्यापक यहां सापेक्षिक रूप से बात कर रहे हैं, रिलेटिव कॉन्सेप्ट है ये, कि जो आपका टेरिटरी ऑफ इंडिया है वो वाइडर कॉन्सेप्ट है। तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ठीक है। दूसरा जो स्टेटमेंट है कि जो आर्टिकल 3 है वो किससे मतलब डील करता है आपका, तो वो आपका इंटरनल जो आपके क्या होते हैं रीएडजस्टमेंट, उससे रिलेटेड है। तो बिल्कुल ठीक बात है ये भी, क्योंकि आप देखेंगे तो जो आपका आर्टिकल 3 है उसमें ये बोला गया है ना कि जो न्यू स्टेट्स हैं, नए स्टेट्स का फॉर्मेशन किया जाएगा, उनका अल्टरेशन भी किया जा सकता है, और उनके एरिया का और उनके बाउंड्री और जो नेम है एग्जिस्टिंग उनको भी परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान जो राज्य हैं उनके क्षेत्रों, सीमाओं और उनके नामों में परिवर्तन। ठीक है ना। तो इसका जो है संदर्भ किससे लिया गया है, रीएडजस्टमेंट से। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट, और इसका भी जो आंसर हो जाएगा बोथ हो जाएगा, जो कि सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें यह पूछा जा रहा है कि भैया जो आपका 100वें नंबर का संविधान संशोधन था जो, ठीक है ना, वो किससे रिलेटेड था वो आपको पता है, उसके बारे में जो स्टेटमेंट्स है उसको हमको यहां पर रिकॉग्नाइज करना है कि कौन सा स्टेटमेंट उसमें से गलत है। तो देखिए ये जो आपका 100 नंबर का 100वें नंबर का संविधान संशोधन है, इसको बोला गया कि जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट था, क्या था, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, मतलब जो भूमि सीमा समझौता था किसके किसके बीच में, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। इस संशोधन के तहत यह किया गया कि जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट था उसको लागू करने के लिए यह संशोधन किया गया, और दोनों देशों के मध्य जो इंक्लेव्स थे उनका हस्तांतरण किया गया था। ठीक है। तो जो दूसरा स्टेटमेंट है, पहला वाला बिल्कुल ठीक है कि ये जो है बांग्लादेश के साथ विभिन्न क्षेत्रों के आदान प्रदान से संबंधित है इंडिया के साथ। दूसरा ये कि भारत ने बांग्लादेश को 111 इंक्लेव दिए थे, ठीक है ना, अंतः क्षेत्र जो थे वो हस्तांतरित किए, और जबकि बांग्लादेश ने भारत को 51 मतलब 51 जो विदेशी अंतर क्षेत्र थे वो हस्तांतरित किए थे। बिल्कुल ठीक बात है। और जो तीसरा है कि संविधान की जो पहली अनुसूची है उसको संशोधित किया गया था, तो वो तो करना ही पड़ता है ना, वहीं पर तो ये बात की जाती है कि जो भारत है राज्यों का संघ है, तो पूरा जो डिस्क्रिप्शन है वहीं पर है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 1 में ही तो बताएंगे ना कि भैया संविधान बना रहे हैं तो भारत है और भारत के राज्य क्या है, तब तो हम उस राज्य के लिए आगे प्रावधान बनाएंगे। तो आर्टिकल 1 में इसका प्रावधान किया गया है और वहां पर इसको संशोधित किया गया था, क्योंकि यहां पर क्या है, नए राज्य क्षेत्र की एंट्री हो रही है और कुछ राज्य क्षेत्र को दिया जा रहा है। ठीक है। तो इसका जो है तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, और इससे पूछा जा रहा है कि गलत कौन सा है, तो भैया कोई भी गलत नहीं है, नन ऑफ द अबव हो जाएगा इसका आंसर आपका डी, क्योंकि सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जो राज्य पुनर्गठन जो आपका एक्ट है 1956 का, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट है, उसके संदर्भ में चुनना है कि कौन सा चयन करना है कि कौन सा आपका कथन सही है। तो पहला ये कि इसके जो तहत केरल राज्य का क्या किया गया था, सृजन किया गया था। बिल्कुल ठीक है ना। दूसरा जो स्टेटमेंट है कि लक्काद्वीप, ठीक है, और मिनिकॉय और अमिनी द्वीप को मतलब केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में क्या किया गया था, गठित किया गया था, सृजित किया गया था। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल कंटेक्चुअल जानकारी है, बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट, और इसका जो आंसर है आपका वो सी है, ए एंड बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, और इसमें लिखा गया है कि जो आपके दादरा और नगर हवेली हैं आपके, उससे रिलेटेड यहां पर कथनों पर विचार करना है। तो पहला लिखा है कि फ्रांसीसियों ने यहां पर 1954 तक शासन किया था। ठीक है। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है आपका, वही स्टेटमेंट जो है आपका गलत है, क्योंकि आप देखेंगे कि दादरा और नागर हवेली है आपकी, वहां पर अगर आप प्रभुत्व की बात करेंगे, शासन की, तो वहां पर जो है कौन थे, वो क्षेत्र किसके अधीन था, वो पोर्चुगीज जो पुर्तगाली थे उनके अंडर था वो। ठीक है ना। तो 1954 तक पुर्तगालियों ने उस क्षेत्र पर शासन किया था। तो पहला ही स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, आप इसको एलिमिनेट कर देते तो वैसे भी आंसर मिल जाता 2 एंड 3। फिर भी देखेंगे हम सेकंड स्टेटमेंट क्या है। सेकंड स्टेटमेंट में लिखा गया है कि 1961 में जो इस क्षेत्र का प्रशासनिक कार्यभार था, 1961 तक की बात करें तो वहां पर लोगों द्वारा चुने गए एक प्रशासक के नियंत्रण में होता था। बिल्कुल ठीक बात है। जब कोई ट्रांजिशन फेज होता है तो इस तरीके की जो व्यवस्थाएं संदर्भित क्षेत्र से जो संबद्ध है क्षेत्र, वहां पर लागू करना आवश्यक होता है। ठीक है। तो जो आपका पहला स्टेटमेंट है वो गलत है, दूसरा स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ठीक है। तीसरा यह कि जो 10th आपका जो संवैधानिक संशोधन है उसके तहत एक
केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसको क्या किया गया, परिवर्तित कर दिया गया। तो ये जो है आप याद रखिएगा कि ये जो आपका लिखा हुआ है यहां पर अमेंडमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 10th नंबर का आपका है। इसी के अंतर्गत जो भारत में पुर्तगाली क्षेत्र थे, है ना, जो दादरा और नगर हवेली थे, उसको भारत में शामिल कर दिया गया और यूटी के रूप में, मतलब केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया। ठीक है, तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट आपका सही है, आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें पूछा जा रहा है कि जो नागालैंड है आपका, जो नागालैंड है उसकी स्थापना राज्य के रूप में कब की गई थी। तो भैया कब की गई थी, 1963 में की गई थी। देखिए कहां है ऑप्शन में, 62 नहीं है, 64 नहीं है और 65 नहीं है। 1963 में नागालैंड को एक राज्य के रूप में, स्टेट के रूप में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें पूछा जा रहा है कि जो राज्यों की स्थापना की गई है ना, उसके क्रम के रूप में इसको क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, ठीक है, तो करते हैं अपन इसको अरेंज, है ना, क्रोनोलॉजी में। तो पहला जो लिखा गया है मणिपुर, तो मणिपुर कब का है आपका, 1972 का है। दूसरा जो है आपका त्रिपुरा की बात करें तो 19 जो है आपका वो 1972 का ही है। जो आप देखेंगे कि जो त्रिपुरा है आपका वो भी जो है आपका 1972 का है और मणिपुर भी है और मेघालय भी, मतलब एमएमटी की बात कर रहे हैं अपन, किसकी, मणिपुर की, मेघालय की और त्रिपुरा की। ये तीनों जो है 1972 के हैं। अरुणाचल प्रदेश और गोवा की बात करेंगे आप तो वो जो है आपका 1987 है। ठीक है ना, तो उस हिसाब से डेट वाइज अगर आप देखेंगे तो पहले मणिपुर है, फिर आपका क्या है, त्रिपुरा है, देन मेघालय है और उसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, 1 2 3 4। देखिए एक बार मैं आपको क्रोनोलॉजी बता देता हूं कि किस तरीके से स्वतंत्र भारत में विभिन्न राज्यों का निर्माण हुआ है। देखिए 1956 से पहले भी आप देखेंगे तो 1953 में आंध्र प्रदेश जो राज्य अधिनियम था उसके तहत मद्रास राज्य से आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ था। उसके बाद 1954 में आएंगे तो हिमाचल प्रदेश और बिलासपुर जो आपका अधिनियम है उसके थ्रू आपका हिमाचल प्रदेश और बिलासपुर को मिला के हिमाचल प्रदेश राज्य बनाया गया। उसके बाद जो है 1956 में जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसके तहत भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया और एक नया राज्य जो आया केरल का निर्माण किया गया। ठीक है, उसमें मध्य भारत जो था आपका पेप्सू है, सौराष्ट्र वाला क्षेत्र है, त्रावणकोर कोचीन है, अजमेर भोपाल है, आपका कच्छ है, विंध्य प्रदेश की रियासतों को उनके निकट स्थित राज्यों में विलय कर दिया गया था। तो इसके बाद जो है राज्यों के बनने की, जैसे बंबई पुनर्गठन आपका एक्ट आता है तो उसमें फिर 1960 में बंबई को स्टेट का क्या कर दिया जाता है, राज्य जो था आपका बंबई राज्य, स्टेट को उसको डिवाइड करके गुजरात और जो बचा हुआ राज्य था उसको महाराष्ट्र के रूप में राज्य बनाया गया। उसके बाद जो है नागालैंड जो राज्य अधिनियम है 1962 में आया। ठीक है, फिर 1966 में आपका क्या आ जाएगा, पंजाब आ जाएगा। असम पुनर्गठन जो अधिनियम है 1969 में आएगा, उसमें असम राज्य से मेघालय नामक स्वशासी उपराज्य का निर्माण किया गया। इसके बाद आप देखेंगे तो 1971 में पूर्वोत्तर क्षेत्र अधिनियम आएगा, उसके द्वारा फिर मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को राज्य का दर्जा दिया जाएगा और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को संघ शासित क्षेत्र बनाया जाएगा। और फिर आगे जाके 1987 देखेंगे तो वहां पर मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। और जो 1987 की बात करें अगर अपन तो गोवा, दमन, दीव जो आपका पुनर्गठन अधिनियम आएगा उससे गोवा को दमन और दीव से अलग करके राज्य का दर्जा दिया जाएगा गोवा को। ठीक है, फिर 2000 में आप देखेंगे तो एमपी का जो पुनर्गठन अधिनियम आएगा उससे छत्तीसगढ़ का, फिर उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम है 2000 का ही, उससे उत्तरांचल जो है आपका, और उसी समय जो है 2000 में बिना जो आपका कौन सा, बिहार का जो पुनर्गठन एक्ट आएगा उससे झारखंड राज्य का निर्माण होगा। और फिर 2014 में आपने देखा कि आंध्र प्रदेश जो है पुनर्गठन अधिनियम का क्या हुआ, उसके थ्रू तेलंगाना का निर्माण किया गया। और इस साल क्या बनाया गया है, जो आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में, उस पर भी आप काम करते रहिएगा, उसमें भी क्वेश्चन बनने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये जो है आपका आंसर 1 2 3 4 हो जाएगा, बिल्कुल क्रोनोलॉजी से है ये। ठीक है, डेट वेट याद करने की जरूरत नहीं होती, फिर भी एक बार देख जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर, और लिखा हुआ है इसमें कि जो 36 आपका अमेंडमेंट था उसके संदर्भ में हमको बताना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है। 36 की बात कर रहे हैं, ये 36 आया कब था, ये जो है आपको ईयर जरूर याद होना चाहिए। ठीक है ना, एक क्रोनोलॉजी, एक जब इतिहास पढ़ते हैं अपन, है ना, तो वो करंट में ही आ जाएगा ना। अब तो ये बिल्कुल समकालीन मतलब संदर्भों में ये घटनाएं हैं, है ना, 50 के बाद की, है ना। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो हिस्ट्री है अपनी, तो पहला लिखा है 36वां जो संविधान संशोधन अधिनियम, वो देखिए 1975 का है। इसके तहत क्या क्या किया गया था वो पूछा जा रहा है। तो पहला लिखा गया कि इसके फलस्वरूप अनुच्छेद जो 2 का था उसको क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया 2A को। ठीक है ना, जो पहला स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ठीक है ना। और जो दूसरा आपका स्टेटमेंट है कि इसमें 10th जो शेड्यूल थी उसको निरस्त कर दिया गया था, जो दूसरा स्टेटमेंट आपका लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, कि जो 10th शेड्यूल था उसको रिपील्ड कर दिया गया था एज द रिजल्ट ऑफ दिस।
तो दोनों स्टेटमेंट जो है आपके वो बिल्कुल ठीक है। जब आप 36th अमेंडमेंट देखते हैं तो उसमें लिखा गया है कि भैया जो आपका इसमें जो आर्टिकल था 2A उसको ओमिट किया गया है। उसके अलावा आप देखेंगे तो जो 10th शेड्यूल है उसको भी ओमिट किया गया है, और 80 और जो 81 है लोकसभा और राज्यसभा से जो रिलेटेड आपकी क्या है जो आपके आर्टिकल्स हैं उसमें जो आपका 10th शेड्यूल से रिलेटेड जो पैराग्राफ नंबर 4 था उसको भी ओमिटेड किया गया था, ठीक है ना। और इसका जो आंसर हो जाएगा कि दोनों के दोनों जो है आपके स्टेटमेंट ठीक है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो आपका जेएनके का पुनर्गठन अधिनियम जो 2019 में लाया गया अगस्त में, उसके अंतर्गत जो आप देख रहे हैं जेएनके और लद्दाख का जो है आपका क्या किया गया, उसमें जम्मू और कश्मीर के जो मतलब क्षेत्र है उसको राज्य के रूप में, और जो यूटीज आप देख रहे हैं ना कि जेएनके है और आपका क्या है जो आपका लद्दाख है, तो उसके संदर्भ में यहाँ पे बात है। तो बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। तो पहला ये कि जम्मू और कश्मीर के जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें कारगिल और लेह को छोड़ के पुराने जम्मू और कश्मीर राज्य के सभी जिले शामिल हैं, ठीक है ना। तो जो पहला स्टेटमेंट है आपका वो बिल्कुल ठीक है। और अगर आप लद्दाख की बात करेंगे केंद्र शासित क्षेत्र की, उसमें भी 2 जिले शामिल हैं, तो पहला स्टेटमेंट ठीक है। और जो दूसरा स्टेटमेंट है इसमें कि लद्दाख केंद्र शासित जो प्रदेश है उसमें जो है आपका 5 जिले शामिल हैं, ठीक है ना। तो अभी देखिए ये होता है ट्रांजिशन फेज, पहले यूटी बना के फिर बाद में उसको स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, और अभी इसीलिए यूटी बनाया गया है इनको। तो अगर आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर वाला यूटी वाला क्षेत्र, तो उसमें अगर आप कारगिल छोड़ दीजिए और लेह वाला क्षेत्र अगर छोड़ देते हैं तो जो पुराना जम्मू और जो आपका कश्मीर राज्य था उसके सभी डिस्ट्रिक्ट उसमें क्या है संपृक्त है। और लद्दाख की बात करें तो उसमें 2 जिले हैं, और दूसरे में लिखा है स्टेटमेंट कि भैया 5 जिले हैं, तो 5 जिले नहीं है 2 जिले हैं, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत है और पहला जो स्टेटमेंट है आपका वो बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, और इससे पूछा जा रहा है, यहां पे भी क्रोनोलॉजी पूछा जा रहा है कि उनके जो नामों में परिवर्तन हुए हैं राज्यों को, तो उनको आप क्रोनोलॉजी में लगा दीजिए, ठीक है ना। तो पहला इसमें लिखा गया है, देखिए क्रोनोलॉजी में लगा दीजिए, तो पहला इसमें लिखा है उत्तर प्रदेश, फिर तमिलनाडु, फिर कर्नाटक। देखिए उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत बोला जाता था, तो उसका जो उत्तर प्रदेश के रूप में नामकरण हुआ है वो 1950 में हुआ। उसके बाद अगर बात करें अगर अपन तमिलनाडु, तो मद्रास से तमिलनाडु जो नाम परिवर्तन हुआ है वो 1969 में हुआ है। और जो मैसूर, ठीक है ना, और मैसूर से कर्नाटक के रूप में जो कन्वर्ट हुआ है, कर्नाटक के रूप में देखिए मैसूर ही बोला जाता था टीपू सुल्तान जी का टाइम याद करिए आप, ठीक है, जैकोबियन क्लब वगैरह, तो वो मैसूर बोला जाता था, ठीक है। और मैसूर को कर्नाटक के रूप में जो नामकरण किया गया है वो कब किया गया है 1973 में। तो सबसे पहले आपका यूपी आ जाएगा, उसके बाद आपका तमिलनाडु आ जाएगा, और उसके बाद आपका कर्नाटक। तो 1 2 3 इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और यहां पर स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा सही है। तो पहला ये कि अमेरिका और जो स्विट्जरलैंड है वहां पर जो डुअल सिटीजनशिप की प्रणाली है, मैंने बताया आपको कि अमेरिका में तो बिल्कुल ऐसा है, और वहां पर इसीलिए है क्योंकि राज्य जो है वो बहुत पावरफुल है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक है, स्विट्जरलैंड में भी ऐसी व्यवस्था क्या है की गई है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका स्टेटमेंट है इसमें लिखा गया है कि डुअल सिटीजनशिप जो होता है वो डिस्क्रिमिनेटरी होता है नेचर में, बिल्कुल ठीक बात है, वहां समानता स्थापित नहीं होती फिर कि भैया राज्य के लिए फिर अलग है, अपने अपने मतलब राज्य के लिए अलग टाइप की फीलिंग और देश के लिए अलग, तो नेशनलिज्म के लिए वो क्या है जो आपकी नेगेटिव फीलिंग देती है, ठीक है। वो विघटनकारी शक्ति के लिए भी तो कार्य कर सकती है, एक आयाम है उसका, पूर्णतः कोई भी चीज सत्य नहीं होती कि एब्सोल्यूट ले लें आप उसको, ठीक है। तो जो यहाँ पर दोनों के दोनों स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है, और इसका आंसर आपका बोथ हो जाएगा जो कि सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 40th नंबर का क्वेश्चन है, और सितंबर 2000 में जो अध्यक्षता किया था भारतीय प्रसार पर एक समिति की स्थापना की गई है, उसकी जो अध्यक्षता की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी ये पूछा जा रहा है, ठीक है ना। मतलब देखिए भारतीय प्रसार जो लिखा गया है ना, ये क्या है डायस्पोरा की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। डायस्पोरा के बारे में जो आप सुनते होंगे, डायस्पोरा है वो क्या जो आपके प्रवासी वगैरह होते हैं, है ना, उसको डायस्पोरा से लीजिएगा आप, ठीक है। तो वो जो है आपके वो किसकी चेयरमैनशिप में इस तरीके की कमेटी की क्या किया गया था, गठन किया गया था, एस्टैब्लिश किया गया था। तो ये जो थे इनके जो अध्यक्ष पीके थुंगन जो हैं वो नहीं थे, एलएम सिंघवी हैं, ठीक है ना। आगे चल के एलएम सिंघवी कमेटी भी पढ़ते होंगे जो पंचायती राज संस्थानों को वैधानिक आयाम दिलाने के लिए उत्तरदायी थी, ठीक है ना। तो एलएम सिंघवी ने ही इसकी भी क्या की थी, अध्यक्षता की थी इस कमेटी की भी, किसकी, जो आपकी इंडियन डायस्पोरा से रिलेटेड आपकी कमेटी बनाई गई थी। तो इसका आंसर आपका बी होगा, सुनील मेहता नहीं थे, और सुनील मेहता नहीं थे, और आपका डी में नन ऑफ द अबव है, इसका आंसर आपका एलएम सिंघवी बी हो जाएगा। बिल्कुल कंटेक्चुअल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 41 नंबर का, और इसमें स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। पहला ये कि जो एनआरआई होते हैं वो भारतीय
नागरिक होते हैं और आमतौर पे कार्यवार से मतलब कार्यवार के संदर्भ में वो भारत से बाहर जाते हैं, जैसे रोजगार वगैरह के लिए आप देखते हैं कि जाते हैं, तो वो लिखा हुआ है कि आमतौर पे ये भारत से बाहर रहते हैं। टर्मिनोलॉजी सही समझ में आ रहा है, NRI, नॉन रेसिडेंट इंडियन, ठीक है ना। तो उनके पास भारतीय पासपोर्ट भी होता है, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये क्या हो गया आपका पहला जो स्टेटमेंट है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि जो NRI हैं डू नॉट गेट ऑल बेनिफिट्स एज अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन, नहीं भैया, जो NRIs होते हैं वो बिल्कुल जो भारतीय नागरिक होते हैं उन्हीं की तरह जो उपलब्ध लाभ होते हैं वो सभी लाभों को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, उनका लाभ ले सकते हैं वो। और यहां लिखा है कि सभी लाभ नहीं मिलते हैं भैया, मिलते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, केवल पहला स्टेटमेंट सही है और इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, ओनली वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहां पर जो फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड यहां पर स्टेटमेंट है, अब बताना है कि भैया कौन सा सही है। पहला ये कि सम ऑफ देम आर नेगेटिव इन कैरेक्टर, क्या है, जो नेगेटिव इन करेक्टर हैं, ठीक है ना। जिससे देखिए पॉजिटिव नेगेटिव वैसे लेते हैं कि जैसे जिसके द्वारा क्या किया जाता है कि राज्य की जो शक्ति है उसको क्या किया जाता है, सीमित किया जाता है। इसीलिए तो भैया नागरिकों का अधिकार दिया गया है कि राज्य जो है वो निरंकुश ना हो जाए और यहां पर जनता का शोषण ना करे, क्योंकि जो सरकार को बनाने वाले हैं, जो सारी शक्ति निहित है, शक्ति का जो स्रोत है वो हमारे यहाँ कौन है, भारत, हम भारत के लोग हैं, ठीक है ना। तो पहला स्टेटमेंट आपका ठीक है। दूसरा ये कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इनको क्या दिया गया है, संरक्षण दिया गया है। तो आर्टिकल 32 आपको पता है, रिट जारी करने की शक्ति, कॉन्स्टिट्यूशनल जो रेमेडीज है, दूसरा भी स्टेटमेंट ठीक है। तीसरा ये कि संसद द्वारा इन्हें संशोधन अधिनियम के माध्यम से संशोधित या स्थगित किया जा सकता है। क्या लिखा है कि संशोधित किया जा सकता है या स्थगित किया जा सकता है। देखिए समझिएगा, सारी जो विधि है वो क्या होती है कि कौन इनैक्ट करता है, पार्लियामेंट ही करता है। तो वो कोई नियम कानून वगैरह बना सकती है भैया, उसमें अमेंडमेंट आप देखते हैं ना, आर्टिकल 21A हो गया। अब अगर ये तो किया जा सकता है, लेकिन याद रखिएगा कि आर्टिकल 13 में लिखा है कि कोई भी प्रावधान, कोई संशोधन इस तरीके का नहीं होना चाहिए जिससे फंडामेंटल राइट्स में किसी भी तरीके का क्या हो, ऋणात्मक प्रभाव हो। अगर ऐसा हुआ तो उसको उस सीमा तक, जिस सीमा तक वो उसको वायलेट कर रहा है, उसको स्क्रैप कर देंगे, वरना पूरा का पूरा अगर कर रहा होगा तो उस पूरे प्रावधान को भी वहां से क्या कर सकते हैं, निरसित किया जा सकता है। तो उस आधार पर कि ये जो नियम है वो बनाता कौन है, अमेंडमेंट कौन करता है, तो ये आपका संसद ही करती है। तो तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट है आपके बिल्कुल ठीक है और सी में दिया गया है 1 2 3, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें लिखा गया है आपका, देखिए ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 43rd नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं आप देखते हैं कि उसमें से जो है कुछ तो भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार है और कुछ विदेशियों को भी प्राप्त है। तो जैसे भारतीयों की बात करेंगे तो आप आर्टिकल 15 देखेंगे, 16 देखेंगे, 19 देखेंगे, 29 देखेंगे और 30 देखेंगे। देखिए 15 में क्या हो गया आपका कि RRCSP के आधार पर किसी भी मतलब व्यक्ति के साथ क्या मतलब विभेदीकरण का प्रतिषेध है। और 16 में क्या है आपका कि जो सरकारी सेवाएं हैं उसमें अवसर की समानता है। 19 में क्या है आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है। और 29 और 30 की बात करेंगे तो ये क्या है, अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण है, ठीक है ना। 29 में और 30 में क्या है, उन्हीं शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और उनके प्रशासन का अधिकार दिया गया है। तो ये भारतीयों को प्राप्त हो गए मूल अधिकार। और विदेशियों को जो प्राप्त हैं अधिकार वो कौन कौन से हैं आपके, जो आर्टिकल 14 है, बिल्कुल देना ही पड़ेगा क्योंकि ये क्या है आपका, विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण। उसके बाद जो आर्टिकल 20 है आपका, अपराधों के लिए दोष सिद्धि में संरक्षण। उसके बाद आर्टिकल 21 जो जीवन जीने का अधिकार है। उसके अलावा जो है आपका 23 और 24 है जो आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है। और जो आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28, वो भी विदेशियों को प्राप्त है। तो देखिए अब इसमें क्या दिया गया है ऑप्शन में कि भैया जो प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है वो आ जाएगा आर्टिकल 21 के अंतर्गत आ जाएगा। तो वो हो गया, विदेशियों को भी प्राप्त है और नागरिकों को भी। दूसरा यह है कि जो आपकी इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जा रही है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, तो भैया ये जो है नागरिकों को प्राप्त है, ठीक है ना। मैंने आपको बता दिया ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है, ठीक है। तीसरा जो है कि कुछ दशा में गिरफ्तारी और जो आपकी क्या की जाती है, डिटेंशन किया जाता है, नजरबंदी किया जाता है, वो भी जो संरक्षण है वो नागरिकों और विदेशी दोनों को प्राप्त है। तो ए और सी इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, ए और सी, जो कि डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हमारे पूछा जा रहा है कि भैया कौन सा अनुच्छेद है जो आपके समानता का अपवाद है, मतलब एक्सेप्शन है इक्वालिटी का। तो देखिए जो समानता का अधिकार है उसका वर्णन आप देखेंगे फंडामेंटल राइट्स में, तो 14 से 18 के बीच में है। अब आर्टिकल 14 में क्या लिखा हुआ है कि विधि के समक्ष समता और विधि का ही समान संरक्षण। तो जो उसका अपवाद है वो क्या है, आर्टिकल 361 है, वो देखते हैं आप। वहां पर राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए उन्मुक्तियों का क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है, ठीक है। वो दोनों अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं, ठीक है। और उनके खिलाफ उनके कार्यकाल के दौरान किसी तरीके की आपराधिक कार्यवाही ना तो प्रारंभ होगी
बना ही बनी रहेगी, लेकिन उनके व्यक्तिगत कार्यों के लिए सिविल कार्यवाही आरंभ की जा सकती है, जो कि 2 महीने पूर्व नोटिस देके की जाती है। ठीक है, तो 361 आपको क्लियर हो गया, पहला होगा अपवाद। दूसरा यह है 105 नंबर का आर्टिकल दिया गया है, आर्टिकल 105 और आर्टिकल 194। तो ये भैया सांसदों के लिए जो विशेषाधिकार है, जिसमें संसद के सदनों के और उनके सदस्यों के और उनकी समितियों की शक्ति और विशेषाधिकारों की चर्चा की गई है। और 194 में सेम प्रोविजन जो है आपके राज्य विधानमंडल के लिए है। ठीक है ना, तो आपका 105, 194 और 361 तीनों के तीनों जो है आपके समानता के अपवाद के रूप में है। लेकिन याद रखिए कि 361 के जस्टिफिकेशन में अगर कोर्ट बोलती है कि भैया क्यों, अगर ऐसा बोला गया कि समानता का अपवाद है, तो बोला गया ये कि भैया वो व्यक्ति नहीं है, वो नागरिक नहीं है, वो प्राधिकार है, वो पोस्ट है। ठीक है ना, इसलिए उनको उन्मुक्तियां दिया जाना आवश्यक है। तो तीनों के तीनों जो है समानता के अपवाद है, और इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑल हो जाएगा, जो कि डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इसमें लिखा गया है, स्टेटमेंट दिए गए हैं, पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। पहला ये कि 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने जो नेशनल अवार्ड्स है ना, जो आपके राष्ट्रीय पुरस्कार हैं, उनकी संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा था। ठीक है ना, तो बिल्कुल ठीक है। जनता दल जो सरकार थी आपकी, उनने क्या किया था, 1977 में क्या किया था, पुरस्कारों को बंद कर दिया था। फिर 1980 से वो फिर शुरू हो गया था। तो फिर 1996 में जो लिखा हुआ है यहां पर कि उसको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी दे दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, दूसरा जो स्टेटमेंट है आपका, इसमें लिखा गया है कि इन राष्ट्रीय पुरस्कारों को जनता पार्टी ने 1980 में कुछ समय के लिए बंद कर दिया था। नहीं भैया, आपको अगर पता है ड्यूरेशन, तो आपको पता है कि जनता पार्टी की तो सरकार ही जो है वो गिर गई थी तब तक, तो है ना। 80 कहां, तो 80 में तो उनके द्वारा बंद कैसे किया जाएगा, उनके द्वारा तो इसको क्या किया था, क्या किया गया था बंद, 1977 में किया गया था, जो मैं पहले ही बता चुका हूं। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है, और ओनली वन इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इसमें यह लिखा गया है कि कौन सा जो है आपका भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार नहीं है, मतलब उसके डोमेन में कौन सा नहीं आता है ना। राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ एंड एक्सप्रेशन, है ना, राइट ऑफ जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है और एक्सप्रेशन, भाषण और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, आर्टिकल 19 की बात कर रहे हैं। तो भैया प्रेस की स्वतंत्रता उसके अंतर्गत आती है। मरने की स्वतंत्रता, राइट टू लाइफ जहां होगी वहां पर आ भी सकती, यहां कैसे आएगी भैया, फ्रीडम टू डाई, है ना। तो ये जो है दूसरा आपका वो नहीं है। तीसरा ये है कि फ्रीडम ऑफ कमर्शियल एडवर्टीजमेंट, बिल्कुल ठीक है। और फ्रीडम ऑफ पीस, मतलब शांति की स्वतंत्रता, मतलब शांति की स्वतंत्रता, वो शांतिपूर्ण जो सम्मेलन की बात है, उससे ये इसको संदर्भित कर रहे हैं। तो फ्रीडम टू डाई जो है वो इसमें नहीं है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमको वो राइट टू डाई वैसे भी प्रदान नहीं करता है। ठीक है, तो जो दूसरा है आपका वो जो है इसके अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। बाकी जो है ए सी डी वो संबंधित है और नहीं पूछा था, इसलिए इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जो आवागमन मतलब मोबिलिटी से जो रिलेटेड है, ठीक है ना, मतलब फंडामेंटल राइट्स जो है, जो आवागमन से रिलेटेड है, उसकी स्वतंत्रता से रिलेटेड है, वो कौन सा कथन उसके संदर्भ में यहां पर सही है। तो पहला ये कि अगर देश के अंतर्गत अगर बात करें, आवागमन की बात करें, तो वो अधिकार जो है वो आर्टिकल 19 के अंतर्गत संरक्षित है, बिल्कुल ठीक बात है, जो पहला स्टेटमेंट है। दूसरा ये कि देश से बाहर जाने का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 21 के द्वारा संरक्षित है। क्या है, देश के बाहर जाने का जो अधिकार है आपका, वो किसके अंतर्गत, क्योंकि जीवन जीने का अधिकार वो भी कैसा, जो गरिमामयी जीवन है, तो उसका जो संदर्भ है वो आर्टिकल 21 से रिलेटेड है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट, और इसका आंसर आपका सी बोथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें ये पूछा जा रहा है कि भैया रॉन्ग स्टेटमेंट जो है उसको आप बता दो, गलत जो कथन है उसका चयन करके आप बता दो हमको। तो जो पहला आपका स्टेटमेंट है कि आर्टिकल जो 25 है उसमें व्यक्तियों के निजी अधिकारों की स्वतंत्रता भी निहित है, मतलब वो इंडिविजुअल्स की भी राइट्स को गार्ड करता है, गारंटी देता है वहां से। ठीक है, जो पहला स्टेटमेंट आपका लिखा गया है, तो बिल्कुल ठीक बात है। वहां पर आप देखते हैं ना, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है ना, अपने जो आस्था का विषय है और जो धार्मिक आचरण है उसको करने के लिए वहां पर स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। वो आपका क्या है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस जो है आपका, वो क्या है आपका, वो आपका क्या है, वो आपके व्यक्तिगत अधिकार के अंतर्गत ही तो आएंगे, वो सेक्ट में भी और आप व्यक्तिगत रूप में भी उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो पहला आपका ठीक है। दूसरा जो है कि अनुच्छेद जो 26 है उसमें अंतःकरण की स्वतंत्रता निहित है। तो भैया अभी अभी मैंने बताया कि वो आर्टिकल 25 में निहित है, जो अंतःकरण की स्वतंत्रता है ना, वही धार्मिक आचरण से संदर्भित है वो। तो दूसरा आपका गलत हो गया। तीसरा ये कि अनुच्छेद जो 26 है उसमें धार्मिक संप्रदायों के भी अधिकार है, पंथ है वो, पंथ है ना, धार्मिक जो है सेक्ट है वो। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, जो सी है आपका वो भी सही है और ए भी सही है, लेकिन पूछा गलत था, इसलिए इसका आंसर आपका बी होगा, क्योंकि अंतःकरण फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस की बात करेंगे तो आर्टिकल
25 में है, वो 25 से ही स्टार्ट होता है आपका जो आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 28 तक, तो 25 में ही इसका उल्लेख किया गया है। तो गलत पूछा था, इसलिए इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें पूछा जा रहा है स्टेटमेंट दे के ये पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। तो पहला जो स्टेटमेंट है आपका कि संसद जो है किसी भी अदालत को रिट जारी करने का अधिकार दे सकता है। तो भैया जो सारे प्राधिकार है वो कौन देता है, विधि की जो सर्वोच्च संस्था है वो कौन है, हमारे यहाँ संसद है, तो संसद ही तो करेगी। तो बिल्कुल ठीक है पहला जो स्टेटमेंट है। दूसरा ये कि 1950 से पहले जो हाई कोर्ट थे वो केवल कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के ही जो हाई कोर्ट थे वही रिट जारी करने का अधिकार रखते थे। तो बिल्कुल ठीक बात है ना। और तीसरा ये है कि विधायी निकायों के विरुद्ध उत्प्रेषण रिट जारी नहीं किया जा सकता, मतलब ये जो लेजिस्लेटिव बॉडीज होती हैं उसके खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता। तो ये भी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ठीक है और सभी के सभी स्टेटमेंट आपके ठीक हैं और इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें लिखा गया है कि भैया जो मार्शल लॉ है आपका, ठीक है ना, मार्शल लॉ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो जो पहला स्टेटमेंट है कि जो अंग्रेजी का जो कॉमन लॉ था उससे प्रेरित होकर भारत में ये मार्शल लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या किया गया, संप्रयुक्त किया गया। जो पहला स्टेटमेंट है बिल्कुल ठीक बात है। जो पहला स्टेटमेंट है, जब आप आर्टिकल पढ़ते हैं तो जैसे फंडामेंटल राइट्स पढ़ते होंगे तो 32 तक पढ़ते हैं, जो 33 है आपका और जो 34 है वो इसी से रिलेटेड है। 34 में ये लिखा गया है जो सैन्य अधिनियम और मूल अधिकारों के बारे में चर्चा होती है, जैसे आप अप्सपा वगैरह पढ़ते होंगे, आर्म्ड फोर्स जो स्पेशल पावर्स एक्ट है 1958 वाला, ठीक है ना, तो उससे रिलेटेड है वो जो 34 नंबर का आर्टिकल है। और 33 में जो सैन्य बल है, अर्ध सैन्य बल है, अपने यहाँ पैरामिलिट्री होगी, मिलिट्री होगी, तो उसके संदर्भ में जो मूल अधिकारों के संदर्भ में वहां पर प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो ये जो है आपका पहला स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा ये कि संविधान में मार्शल लॉ को क्या किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है। मार्शल लॉ क्या होता है उसको डिस्क्राइब किया गया है, जो दूसरा स्टेटमेंट है। तो ठीक बात है कि जो मार्शल लॉ है उसके बारे में जो प्रावधान है वो आपको कहा आर्टिकल जो है आपका 34 में बात किया गया है, ठीक है ना, जहां पर एग्जांपल मैं दे रहा था अप्सपा वगैरह, ठीक है। तो ये जो दोनों के दोनों स्टेटमेंट है आपके बिल्कुल ठीक है, बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट और इसका आंसर आपका सी हो जाएगा बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा 51 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें ये पूछा जा रहा है कि जो आपका संपत्ति मतलब राइट टू प्रॉपर्टी था जो पहले फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत था, फिर उसको क्या किया जाएगा, जो 44th अमेंडमेंट है 1978 का उसके थ्रू उसको विधिक अधिकार के रूप में कहां समायोजित किया जाएगा, जो आपका आर्टिकल 300A है। मतलब अब उसके लिए डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को रीच नहीं किया जा सकता, अब जो आपकी हायरार्की है उसके थ्रू आपको वहां पर जाना पड़ेगा, ठीक है। फिर भी जो है निजी संपत्ति के अधिग्रहण के मामले में किस जो आर्टिकल के थ्रू मुआवजे का भुगतान किया जाता है, मतलब ये कि अभी भी संपत्ति के जो अधिकार हैं उसके अवशेष जो है फंडामेंटल राइट्स में मौजूद हैं। तो वो कौन से आर्टिकल हैं आपके, ठीक है। तो उसके अंतर्गत मैं आपको पहले बता दूं कि जो आर्टिकल 31A है उसके द्वारा जो संपत्ति के अधिकार को सीमित करते हुए यह कहा गया था कि जो भी कृषि योग्य भूमि अधिग्रहित किया जाता है जो हदबंदी के सीमा के अंतर्गत है, तो उस कीमत का जो भुगतान किया जाएगा, जमीन के जो कीमत का भुगतान किया जाएगा सरकार को बाजार दर पर करना पड़ेगा। तो मुआवजे से रिलेटेड हो गया, ठीक है। तो ये उसका क्या हो गया कि जो है वो मुआवजे से रिलेटेड है, उसका मुआवजे का भुगतान वहां से किया जाएगा, तो आर्टिकल 31A आ जाएगा। और दूसरा जो इसका मतलब संदर्भ है इसमें वो ये है कि जो अल्पसंख्यक जो शैक्षणिक संस्थान है जो आर्टिकल 30 के अंतर्गत दिया गया है, उसके अंतर्गत अगर कोई जमीन को अधिग्रहण कर लिया जाता है तो उसकी भी फिर क्या बाजार दर पर भी उसका भी मुआवजा देना पड़ेगा। तो ये जो आर्टिकल 30 है और 31A है उसके थ्रू इसमें क्या दिया जाता है आपको, वो दिया जाता है कंपनसेशन, जिसको मुआवजा बोला जाता है, ठीक है। तो इसका जो दोनों के दोनों सही है और इसका आंसर आपका सी बोथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें यह पूछा जा रहा है कि भैया जो 42nd आपका अमेंडमेंट था 1976 का, जिसको लघु क्या बोला जाता है, लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, इतना बड़ा ये संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो है आपका क्या क्या जोड़ा गया था ये पूछा जा रहा है इसमें कि कौन कौन से जो अनुच्छेद थे वो जोड़े गए हैं, आप यहां पर रिकॉग्नाइज करके बता दीजिए। तो जो पहला यहां पे लिखा गया है कि आर्टिकल जो है आपका 43A, मतलब ये किसकी बात कर रहे हैं आपकी, ये डीपीएसपी की बात कर रहे हैं। इसमें किसकी बात की गई है, इसमें जो उद्योग है, इंडस्ट्रीज वगैरह हैं, उसमें जो मैनेजमेंट में, प्रबंध में कर्मकारों की जो वहां पर कार्मिक हैं, कर्मकार हैं, उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करने का प्रावधान है। तो ये आपका 43A हो जाएगा। इसके अलावा जो 43 आपका बी है वो भी लिखा हुआ है इसमें कि भैया आर्टिकल 43 जो बी है वो भी सम्मिलित किया गया किससे, 1976 के एक्ट से, तो मतलब संशोधन से, ठीक है। मतलब वो संशोधन एक्ट ही आपका, संशोधन अधिनियम ही तो लाया गया होगा ना,
42 नंबर का, 42वें नंबर का, तो उसके थ्रू आपका 43B को देखिए, अपन प्रीवियस क्वेश्चन में ही देख चुके हैं कि 43B आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है। किससे आया था? 97th अमेंडमेंट है, कब का? 2011 का। तो ये तो गलत है आपका, 43A आपका बिल्कुल सही है। देखिए कुछ जो है और भी इंपॉर्टेंट जो इसमें आर्टिकल्स को जो ऐड किया गया है 42nd अमेंडमेंट से, मैं जल्दी से रिकॉल करा देता हूं आपको। एक आपका आर्टिकल 39A है, जिसमें क्या है आपका समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई। उसके बाद 43A अपन ने देख लिया। इसके अलावा एनवायरमेंट से रिलेटेड एक आर्टिकल का इंसर्शन किया गया, यहां पर इंसर्ट किया गया, संविधान में समायोजित किया गया। आर्टिकल 48A है, वो 48 का है, जिसमें पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार और वन और वन्य जीव की सुरक्षा की बात किया गया है। इसके अलावा जो आपका पार्ट 4A है आपका, जिसके अंतर्गत आपका 51 का जोड़ के नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया था। फिर एक जो बाद में ऐड होता है 11वें नंबर का, वो किस संशोधन से आया आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके बाद इसमें यह भी व्यवस्था की गई थी कि जो राष्ट्रपति हैं मंत्रिपरिषद की अब सलाह मानेंगे, ठीक है ना, मानने के लिए वो अब क्या होंगे? बाध्य होंगे, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 368 में भी 2 खंड जोड़े गए थे, 4 और 5th। 4 में जो है आपका संसद द्वारा जो संविधान संशोधन है उनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी, ठीक है ना। तो ये है आपका, और इसके अंतर्गत एक और भी आर्टिकल है जो आपका संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया था 14 का, जिसके अंतर्गत 223 का और 223 का जो अनुच्छेद आता है उसको भी इसमें जोड़ा गया था, ठीक है। और इसमें यह बोला गया था कि संसद और राज्य विधानमंडलों के लिए गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं है। तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो 43A हो जाएगा, जो हमने पहले ही देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो स्वर्ण सिंह कमेटी है उसके द्वारा जो सिफारिशें दी गई थी उसमें से कौन सी एक्सेप्ट नहीं की गई थी, यह पूछा जा रहा है। स्वर्ण सिंह कमेटी आपको पता होगा जो आपकी फंडामेंटल किससे रिलेटेड है? ड्यूटी से रिलेटेड है, जो आपके मूल कर्तव्य हैं, है ना, ठीक है, जो 42वें संविधान संशोधन से हमारे संविधान में संपृक्त किया गया। तो पहला लिखा गया है कि करों का भुगतान करने का जो कर्तव्य था, ड्यूटी टू पे टैक्सेस, इसको क्या क्या नहीं किया गया था? एक्सेप्ट नहीं किया गया था। बिल्कुल ठीक बात है, ये जो है पहला आपका बिल्कुल सही है, यही आंसर भी होगा। दूसरा जो है वोट डालने का कर्तव्य, भैया ये तो रिकमेंड ही नहीं किया गया था इस कमेटी के द्वारा, ये बोला ही नहीं, वोट डालने के कर्तव्य की सिफारिश नहीं की गई थी, इसलिए दूसरा गलत है। केवल पहला जो स्टेटमेंट है वो सही है, क्योंकि ये जो सिफारिश है इनकी एक्सेप्टेबल नहीं थी, एक्सेप्ट नहीं की गई थी। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 54th नंबर का, और इसमें यह पूछा गया है कि जो आपका संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत है, जो आपका किस केस से आया था? केशवानंद भारती केस से आया था बनाम केरल राज्य, ठीक है। तो इसमें यह पूछा जा रहा है कि भैया जो आपका मूल संरचना का सिद्धांत है उसका पालन जो है किस मामले में स्पष्ट किया गया, और यह बोला गया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद से किए गए सभी संविधान संशोधनों पर यह क्या होगा? लागू होगा। तो यहां पर गौर करने की बात यह है कि यहां पे क्वेश्चन ये पूछा गया है क्वेश्चन में कि 24 अप्रैल 1973, मतलब उस केस को तो उसने रख ही दिया कि केशवानंद भारती केस के बाद वाले केस जजमेंट में फिर रिपीट किया है न्यायपालिका ने। तो उसके बाद एक केस देखेंगे आप, तो 1981 में एक केस आता है जो वामन राव केस के नाम से फेमस है। तो उसमें भी इस बात को न्यायालय ने क्या किया था? इसको क्लैरिफाई किया था, ठीक है ना। और बाकी जो है बेसिक स्ट्रक्चर, अगर बात करें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो सिद्धांत कहां से आया, तो वो आपका केशवानंद भारती केस से आया है। लेकिन इसने ये पूछा कि ये जो है आपका जो संविधान संशोधन में, मतलब सभी संविधान संशोधन में ये लागू होगा, इसकी जो स्पष्ट व्याख्या फिर से की गई वो 1981 में की गई वामन राव केस में। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इसमें लिखा गया है कि संविधान की जो मूल संरचना है उसमें क्या क्या है सम्मिलित, कौन कौन से तत्व जो है वो शामिल है। तो देखिए पहला है वेलफेयर स्टेट, बिल्कुल होगा, है ना, जो मतलब कल्याणकारी राज्य की जो व्यवस्था है वो तो करना ही पड़ेगा ना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना, तभी तो लोगों का वेलफेयर होगा। तो पहला बिल्कुल ठीक है। दूसरा जो है आपका लिखा हुआ जुडिशियल रिव्यू, मतलब न्यायिक जो है पुनर्वीक्षा से रिलेटेड है ये शब्द, ठीक है, जो दूसरा है ये भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा ये कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और आर्टिकल 32, तो सबके सब जो है मूल संरचना में सम्मिलित है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बोला है कि भैया हम समय समय पे आने पे बताएंगे कि क्या क्या जो है वो मूल संरचना से संदर्भित है, एक बार में सारे नहीं बता सकते, तो बहुत सारे प्रावधान है उसमें, जो आप बेसिक फाउंडेशन समझ सकते हैं हमारे संविधान में पढ़ते समय, वो सब उसमें निहित हैं, ठीक है ना। तो सबके सब इसमें सही है, और इसका आंसर आपका ऑल हो जाएगा, जो कि डी में दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इसमें यह पूछा जा रहा है कि जो संसदीय प्रणाली है पार्लियामेंट्री सिस्टम, उसको कैबिनेट सिस्टम की संज्ञा, या जो कैबिनेट सिस्टम का जो नाम है वो किसने दिया?
कैबिनेट प्रणाली की संज्ञा किसने दिया है, जो नीचे दिए गए नाम है, तो भैया ये जो है ये आपके आइवर जेनिंग्स है। कौन है ये? आइवर जेनिंग्स है। और इन्होंने ही संसदीय प्रणाली को कैबिनेट प्रणाली दी है, क्योंकि जो पूरा शासन है, जो मेन जो पावर होती है वो कैबिनेट में ही क्या होती है, निहित होती है। ठीक है ना, कोई एक डब्बा कैबिनेट के अंतर्गत, मतलब एक छोटी जो है बॉडी है जो बहुत पावरफुल है, जो सारी डिसीजन मेकिंग में अपनी अहम भूमिका का निर्वहन करती है। ठीक है ना, तो इसका आंसर आपका आइवर जेनिंग्स हो गया। ऑस्टिन भी नहीं होंगे, विंसेंट चर्चिल तो होंगे नहीं, तो बी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 57 नंबर का, और इसमें ये स्टेटमेंट देके पूछा जा रहा है कि भैया ये कौन से स्टेटमेंट इसमें से सही है। तो पहला ये कि जो कॉन्करेंट ज्यूरिसडिक्शन होता है इज नॉट अवेलेबल विथ रिस्पेक्ट टू टैक्स लेजिस्लेशन। बिल्कुल सही बात है कि जो कर कानून है उसके संदर्भ में समवर्ती जो क्षेत्राधिकार है वो आपके क्या है, उपलब्ध नहीं है। दूसरा ये कि जो 101वां जो संशोधन है आपका जीएसटी रिलेटेड बात कर रहे हैं ये, तो ये इसका एक अपवाद है। सही बात है ना, समवर्ती का मतलब यह कि वो भी उनका भी भाग है, मतलब राज्यों का भी भाग है उसमें और केंद्र का भी भाग है, फिर दोनों के बीच में बंटवारा होती, तभी तो जीएसटी काउंसिल जैसे निकाय को बनाया गया है। वो आपका इकोनॉमिक जो आपका फिजल जो आपकी क्या है फेडरलिज्म, जिसको राजकोषीय संघवाद बोलते हैं, उसको क्या कर रहा है, सुदृढ़ कर रहा है। कौन? जीएसटी। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, बोथ हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, और इसमें पूछा गया है कि संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है, ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो जीएसटी काउंसिल की सिफारिश पे वस्तु एवं सेवा कर को केंद्र और राज्यों के बीच में डिवाइड करेगा, उनको तार्किक रूप में विभाजित करेगा। तो भैया ये जो आर्टिकल है आपका वो 269A है। ठीक है ना, उसके अंतर्गत वहीं पर पहले आप देखेंगे तो जो है आपका वहां पर यह बात की गई थी कि भैया जैसे सर्विस टैक्स वगैरह था उसी को तो खत्म कर दिया गया ना, कि कई पॉइंट्स पे लगता था वो। ठीक है ना, तो अब क्या क्या किया गया है, वैल्यू एडेड टैक्स की बात करते हैं, है ना, तो वो जो है जीएसटी में मतलब उसको इनकलकेट किया गया है। तो ये जो प्रावधान है वो किस आर्टिकल में किया गया है, तो ये जो आपका आर्टिकल है जिसके अंतर्गत ये बोला गया है कि भैया जो भी आपके वहां पर टैक्सेस हैं उनके बीच में जो तार्किक विभाजन है वो कौन करेगी, जीएसटी की जाएगी। तो इसके लिए जो अमेंडमेंट किया गया था आपका वो किससे किया गया था, 101वां जो आपका संविधान संशोधन है उसके द्वारा ही यहां पर 269A को इंसर्ट किया गया था। इसके अलावा अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जीएसटी काउंसिल किस आर्टिकल में है, तो वो आपका 279A में आएगा वो। ठीक है ना, आर्टिकल में। तो इसके हिसाब से कि कौन सा अनुच्छेद है कि जो जीएसटी परिषद को बोलता है कि उसकी सिफारिश पर ही वस्तु एवं सेवा कर को केंद्र और राज्यों के बीच में तार्किक रूप से विभाजित करेगा, तो इसका आंसर आपका 269A हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 269A हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, और नेक्स्ट क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है कि भैया जो आपका ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो कि सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए, है ना, मतलब कोई भी जो आपका सार्वजनिक जो पब्लिक पर्पस होगा, जो आपका सार्वजनिक उद्देश्य होगा, पब्लिक पर्पस होगा, उसके लिए केंद्र और राज्य दोनों को कोई भी अनुदान देने का अधिकार देता है, भले ही ये उनकी विधायी क्षमता में ना आता हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका विवेकीय अनुदान हो गया, और एक आपका क्या होता है, विधिक अनुदान होता है। तो आर्टिकल 275 और 282 जो है दोनों अनुदान से रिलेटेड है, लेकिन जो 282 है वो कैसे अनुदान की, विवेकीय अनुदान की बात करता है। तो इसका आंसर जो हो गया आपका वो क्या हो गया, क्योंकि यहां लिखा है कि चाहे उनकी विधायी क्षमता में आता हो चाहे ना आता हो, तो वो आपका आर्टिकल 282 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इसमें यह पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से गलत है। तो पहला यह कि आर्टिकल 279A जो है आपका, उसमें यह लिखा गया है कि राष्ट्रपति को एक आदेश पारित करने के बाद जीएसटी परिषद का गठन करने का अधिकार है। तो बिल्कुल यहां पर ये जो ऑप्शन लिखा गया है आपका वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और जो दूसरा स्टेटमेंट है आपका कि जीएसटी परिषद जो है केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त क्या है, संयुक्त संगठन है उसमें। ठीक है ना, तो उसमें आपको रिप्रेजेंटेशन भी पता होगा और वोटिंग सिस्टम भी पता होगा, वो रिवाइज कर लीजिएगा एक बार, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, और दोनों जो स्टेटमेंट है आपके ठीक है, और इसका आंसर जो होगा आपका 60 का वो क्या हो जाएगा, वो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, नन हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछा है। ठीक है ना, क्योंकि दोनों के जो स्टेटमेंट दिए गए हैं दोनों स्टेटमेंट इस क्वेश्चन के सही है, और पूछा है गलत है तो नन हो जाएगा, कोई भी गलत नहीं है भैया, दोनों सही है। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा 60 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 61 नंबर का क्वेश्चन है, और फाइनेंस कमीशन के बारे में क्वेश्चन है। कौन सा आर्टिकल है फाइनेंस कमीशन का, आर्टिकल 280। ठीक है, उसके बारे में जो पहला स्टेटमेंट है सही कथन का यहां पर चुनाव करना है। पहला यह कि हर 5वें वर्ष राष्ट्रपति द्वारा इसका गठन किया जाता है, किया जाएगा, संविधान में यह
उल्लेख है आर्टिकल 280 में, बिल्कुल ठीक है, ठीक बात है। और ये आपकी क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है, मतलब अर्ध न्यायिक निकाय होता है, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट, और इसका जो आंसर होगा आपका 61 का वो बोथ हो जाएगा, जो कि सी में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 62 नंबर का, जो 62वें नंबर का क्वेश्चन है, उसमें स्टेटमेंट देके ये पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। तो पहला स्टेटमेंट ये कि जो प्रॉपर्टी होती है सेंटर की, वो एग्जेम्प्टेड नहीं है, मतलब उसको किसी तरीके की छूट नहीं है जो स्टेट द्वारा लगाया जाता है। किस पे? केंद्र की संपत्ति की बात हो रही है यहां पे, कि जो राज्य द्वारा लगाए गए सभी कर हैं उनसे केंद्र की संपत्ति को छूट नहीं मिलती है, बल्कि इसका जो प्रावधान है वो आर्टिकल 285 में बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जो संघ की संपत्ति होगी उसको राज्य के कराधान से छूट है, एग्जम्पशन है। किसकी प्रॉपर्टी को? जो यूनियन की है, ठीक है ना, फ्रॉम स्टेट टैक्सेशन। तो वो आपका आर्टिकल 285 है। तो जो पहला है आपका स्टेटमेंट वो गलत हो गया। दूसरा ये कि जो केंद्र सरकार अगर कोई निकाय या कंपनी की क्या करती है, स्थापना करता है, मतलब किसी राज्य में, तो वहां पर उसको राज्य कराधान से मुक्त नहीं किया गया है, इम्यून नहीं दिया गया है, वहां पर उसको इम्यूनिटी नहीं दी गई है, इम्यून नहीं किया गया है। उसका कारण बिल्कुल बिल्कुल जो कारण है उसका वो स्पष्टता बताया गया है कि भैया ये जो है सेपरेट लीगल एंटिटी है। अगर आप कोई कॉर्पोरेशन बनाते हैं, है ना, और अगर कोई कंपनी बनाते हैं आप, तो फिर उसको जो है आपको वहां पे छूट में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो जो दूसरा स्टेटमेंट है वो आपका ठीक है कि केंद्र सरकार द्वारा अगर कोई निकाय या कंपनियां, मतलब कॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं, वो बनाया जाता है किसी संदर्भित राज्य में, तो वहां पे उनको टैक्सेशन से मुक्त नहीं किया गया है। तो केवल दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, और नेक्स्ट स्टेटमेंट दिए गए हैं इसमें, और ये पूछा जा रहा है कि भैया कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है, और सही आप कोड का चयन करें। तो पहला ये कि जो एआरसी की नियुक्ति की गई थी केंद्र सरकार के द्वारा, वो 1966 में की गई थी, ठीक है, और जो 1966 में की गई थी उसकी स्थापना, उसमें 6 सदस्य थे एआरसी में, मोरारजी देसाई जी के टाइम की, जो ये आपकी प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था। तो जो पहला है आपका, है ना, वो आपका स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल ठीक है पहला वाला स्टेटमेंट। दूसरा ये जो स्टेटमेंट है कि इसकी अध्यक्षता मोरारजी देसाई ने की थी, मैंने आपको पहले ही बता दिया, और इसने अपनी जो रिपोर्ट थी वो 1969 में दी थी। इसके अंतर्गत 22 सिफारिशें की गई थी, जो कि केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए, सुदृढ़ता के लिए दिए गए थे। तो चारों के चारों जो स्टेटमेंट है आपके वो बिल्कुल ठीक है, और सी में ऑल दिया गया है, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राजमन्नार जो कमेटी थी आपकी, है ना, जो तमिलनाडु सरकार ने बनाया था 1969 में, ये भी केंद्र राज्य संबंध से संदर्भित है, ठीक है ना। तो ये इसके बारे में स्टेटमेंट है, बताना कौन सा सही। तो पहला ये कि कर्नाटक सरकार ने इसको नियुक्त किया था, इसका गठन किया था, बिल्कुल गलत है, तमिलनाडु सरकार से रिलेटेड है। तमिलनाडु सरकार ने ये समिति आपकी कब बनाई थी? 1969 में, ठीक है। और दूसरा लिखा गया है कि इसका सृजन जो है वो कब किया गया? 1979 में। तो बिल्कुल गलत है भैया, 71 में तो इनकी अपनी रिपोर्ट वगैरह भी आ गई थी, तो 1979 भी गलत है, और पहला भी स्टेटमेंट गलत है, दूसरा भी। तीसरा ये कि केंद्र राज्य संबंधों से ये क्या है? संदर्भित है। क्या है? संदर्भित है। तो ये जो आपका तीसरे नंबर का जो स्टेटमेंट है वो ठीक है, लेकिन यहां पर जब आप ऑप्शन देखेंगे तो ओनली 1 है, ओनली 2 है, 1 एंड 2 है, और नाइदर 1 नॉट 2 है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? नाइदर 1 नॉट 2 नहीं, यहां पर क्या है कि यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ओनली 3 लिखा जाना चाहिए था हिंदी साइड में, तो यहां पर लिख दिया गया है क्या कि नाइदर 1 और नॉट 2। तो यहां पर ओनली थर्ड जो स्टेटमेंट है वो सही है, और वो डी में दिया गया है, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा आपका वो डी हो जाएगा, ओनली थर्ड स्टेटमेंट। बाकी मैंने आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इसमें लिखा गया है, स्टेटमेंट दे के पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है। पहला ये कि जो इंटर स्टेट आपका वाटर डिस्प्यूट है, ठीक है, उसके अंतर्गत जो न्यायाधिकरण, जो ट्रिब्यूनल की व्यवस्था की जाती है, उसका निर्णय जो होता है अंतिम और बाध्यकारी होता है। जब आप आर्टिकल 262 पढ़ते हैं तो वहां पर इसकी चर्चा की जाती है, ठीक है ना। तो उसके अंतर्गत अगर बात करें कि भैया अगर इस पे कोई जैसे ट्रिब्यूनल बना, अब कावेरी नदी को ले लीजिए, चाहे आप नर्मदा नदी को ले लीजिए, महादाई वाली को ले लीजिए, तो बहुत सारी नदियों के मतलब राज्यों के बीच में उसके संदर्भ में विवाद होता है। साउथ में तो आप देख ही रहे हैं, है ना, कर्नाटका देख लीजिए, तमिलनाडु देख लीजिए, हर जगह। तो इसके अंतर्गत न्यायाधिकरण की व्यवस्था हुई कि भैया त्वरित न्याय दिया जाए और जल्दी से केसेस को खत्म किया जाए। तो उसके लिए जब अगर ट्रिब्यूनल बनाया गया है तो उसका निर्णय ही अंतिम और बाध्यकारी होता है, उसके खिलाफ कहीं भी जाके फिर कहीं भी जाके नहीं किया जा सकता अपील वगैरह की
भैया आप अपेक्स कोर्ट में चले जाइए, सुप्रीम कोर्ट में नहीं। तो पहला वाला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ठीक है, इसका जो निर्णय होता है अंतिम और बाध्यकारी होता है। दूसरा जो आपका यहां पर स्टेटमेंट है कि सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी जल विवाद के संबंध में कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। जो उनका ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है 131 में, जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है सुप्रीम कोर्ट का, कि केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में और राज्य राज्य के बीच में अगर कोई विवाद होता है, या राज्य केंद्र के बीच में या राज्य और केंद्र के बीच में, तो वो जो है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में आता है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है सुप्रीम कोर्ट के। और इसके अपवाद के रूप में ये जो आर्टिकल 262 है उसमें व्यवस्था की गई है कि भैया जो अगर यहां पर जल विवाद से संदर्भित कोई भी वाद होता है तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय में मतलब किसी भी तरीके का मतलब इंटरफेयर नहीं करेगा और उसको कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। तो दोनों जो स्टेटमेंट है बिल्कुल ठीक है और इसका आंसर आपका बोथ हो जाएगा, जो कि सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें यह पूछा जा रहा है कि भैया कौन सा कथन आपका सही है। पहला ये कि जो फर्स्ट इंटर स्टेट जो वाटर डिस्प्यूट था उसके संदर्भ में जो न्यायाधिकरण का गठन किया गया आपका, वो कब किया गया? 1969 में किया गया था, बिल्कुल ठीक है ये ईयर आपका। दूसरा ये कि जो पहला इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल था उसमें कौन कौन इन्वॉल्व थे आपके? महाराष्ट्र था, कर्नाटक था और आंध्र प्रदेश शामिल था। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट और इसका आंसर आपका बोथ हो जाएगा ए एंड बी। ठीक है, बिल्कुल कंटेक्चुअल जानकारी है ये। ठीक है, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा कि जो नेशनल इमरजेंसी है उसके रेफरेंस में यहां पर स्टेटमेंट है, बताना है कि कौन सा सही है। तो पहला जो स्टेटमेंट है आपका, इसमें लिखा है केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तो नहीं है भैया, ये एग्जीक्यूटिव वाला काम थोड़ी कि पीएम ने बोला और उन्होंने कर दिया, ऐसा नहीं है। उसके लिए जो अनुमोदन है वो आपको संसद से कराया जाता है और सारे जो ये इस तरीके के प्राधिकार है उनका स्रोत संसद ही। पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, इसको आप एलिमिनेट कर दीजिए। तो दो ऑप्शन आपके बचे हैं ए और बी। तो दूसरा जो है आपका कि किसी भी समय राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा रद्द की जा सकती है। ठीक है ना, तो ये आपका ठीक है कि इसमें जो है आपका देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो मतलब सलाह है वो तो अनिवार्य है, उसके तो उनको जो लेने का प्रावधान है वो लिया किसके नाम पे जाएगा? तो राष्ट्रपति ही लेते हैं। ठीक है ना, तो दूसरा जो आपका यहाँ पर जो प्रोक्लेमेशन की बात है इमरजेंसी की, वो रिवोक की जा सकती है किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा किसी भी समय। दूसरा स्टेटमेंट आपका ठीक है। तीसरा ये कि आपातकाल की स्थिति में राज्य सरकारें जो है निलंबित हो जाती है। भैया यहाँ वर्ड पे ध्यान दीजिए, सस्पेंडेड। विघटन क्यों होगा? विघटन क्यों होगा? वो तो 356 में भी तुरंत जो है विघटन नहीं होता है, उसके आधारों की उचित मतलब उसके जो आधार है उसको विघटित करने के उसके आधार पे किया जा सकता है। उसके लिए कोई भी मतलब जो ऐसे प्रावधान है कि जिसके द्वारा उनका विघटन किया जाए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर भी किया है। बोला है कि भैया उनको पहले मौका देना है, ऐसा नहीं कि आप उनको क्या करें सीधे सीधे वहां से विघटित कर दे राज्य सरकार को। तो जो आपातकाल की बात है जो आर्टिकल 352 में है, जब वो भी लागू होता है तो राज्य सरकारें वहां पर सस्पेंड नहीं की जाती हैं। तो जो आपका दूसरा स्टेटमेंट है वो बस सही है आपका और पहला और तीसरा गलत है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसमें लिखा गया है कि भैया राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति जो है केंद्र से राज्य के लिए वित्त के हस्तांतरण को कम कर सकते हैं या रद्द कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ठीक है, वो फाइनेंशियल इमरजेंसी से भी जोड़ के देखा जाता है और आपातकाल की स्थिति में तो वैसे भी इस तरीके के प्रावधानों को क्या किया जा सकता है? लागू किया जा सकता है। तो पहला स्टेटमेंट जो है आपका वो ठीक है ना। और जो दूसरा स्टेटमेंट है कि राज्य जो आपका स्टेट की जो इमरजेंसी होती है, राज्य में अगर कोई आपातकाल लगाया जाता है तो वो नीड्स द अप्रूवल ऑफ ओनली लोकसभा। तो नहीं भैया, लोकसभा और राज्यसभा दोनों मतलब संसद की अनुमति की आवश्यकता होती है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला बस सही है आपका, ओनली वन। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें लिखा गया है कि जो आपका स्टेट में इमरजेंसी है, देखिए स्टेट इमरजेंसी का मतलब आप समझ जाइएगा कि राज्य में जो राष्ट्रपति शासन की बात कर रहे हैं 356 की। तो पहला यह कि इसका मौलिक अधिकारों पर किसी भी तरीके का कोई प्रभाव जो है वो नहीं पड़ता है। बिल्कुल ठीक बात है कि ये फंडामेंटल राइट्स पे किसी तरीके का इफेक्ट नहीं डालते हैं। दूसरा ये कि इसके संचालन के दौरान जो कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव है, उसको क्या कर दिया जाता है? डिसमिस कर दिया जाता है। तो बिल्कुल ठीक बात है ना। वहां पर मंत्रिपरिषद नहीं जाएगी, सिर्फ कार्यपालिका का जो कार्य क्षेत्र है वो किसके अंडर आ जाएगा? वो आपके राष्ट्रपति के नाम पर कौन सेंटर के थ्रू वहां पर शासन को संचालित किया जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट ठीक है। तीसरा ये कि राज्य विधायिका जो है या तो निलंबित होती है या तो फिर भंग किया जा सकता है, लेकिन भंग करने के जो आधार हैं वो बिल्कुल तार्किक होने चाहिए। ठीक है ना, तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जजमेंट भी दिया है। तो तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट है यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन और इसमें लिखा हुआ है कि स्टेटमेंट देके पूछा जा रहा है कि कौन सा है जो स्टेटमेंट आपका सही
सही है। पहला ये कि 38वां जो आपका संविधान संशोधन एक्ट था आपका, उसमें 1975 में ये लाया गया था। इसमें 356 जो आपका राष्ट्रपति शासन है उसको अंतिम रूप देने में राष्ट्रपति की संतुष्टि को महत्व दिया गया है। ठीक है ना, ये एरा याद करिए आप कब का है, ये इमरजेंसी वाला ही है। ठीक है ना, तो पहला वाला जो है आपका स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है ना। और जो दूसरा स्टेटमेंट है कि जो 44th अमेंडमेंट था उसके द्वारा इस प्रावधान को रद्द कर दिया गया था, बिल्कुल ठीक बात है ना। तो जो दोनों स्टेटमेंट है आपके, वो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो बोथ इसका आंसर हो जाएगा जो कि सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें यह लिखा गया है 71 नंबर में कि जो कौन है इनमें से नीचे दिए गए जिनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। तो भैया कैग की जाती है, महान्यायवादी की भी की जाती है, और जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनकी भी की जाती है। लेकिन जो राज्यसभा के सभापति हैं कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, तो वो तो पदेन सभापति होते हैं, तो उनकी नियुक्ति थोड़ी करेंगे राष्ट्रपति। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। बाकी सबकी करते हैं, इसकी नहीं करते हैं। राज्यसभा के सभापति जो उपराष्ट्रपति जी हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें जो असीम वीटो का मतलब लिखा है एब्सोल्यूट वीटो। ठीक है ना, ये इसको हिंदी में आप देखेंगे तो आत्यंतिक वीटो बोला जाता है। आत्यंतिक जो होता है ना वर्ड, कि एब्सोल्यूट को अपन आत्यंतिक बोलते हैं यहाँ वीटो के संदर्भ में। ठीक है, निरपेक्ष वीटो भी बोल सकते हैं आप एब्सोल्यूट को, लेकिन आत्यंतिक जो वर्ड है वो ज़्यादा ठीक है। इसका जो प्रयोग है राष्ट्रपति द्वारा कब और किस मामले में किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो पहला ये कि अगर कोई भी बिल जो है किसी भी संसद के सदस्य के द्वारा जो है वहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, कहाँ पे, संसद में, तो उसके मामले में ला सकते हैं वो अपने जो आत्यंतिक वीटो है उसका यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि सरकारी विधेयकों के संबंध में जब वर्तमान मंत्रिमंडल इस्तीफा देता है और नए मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को विधेयक पर सहमति नहीं देने की सलाह देते हैं, तब वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। वो तो कंडीशन है ना, तो यहाँ पे क्या है कि दोनों कंडीशन में वो एब्सोल्यूट वीटो का यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जो दूसरा होता है पॉकेट वीटो, वहाँ पर ये एक तरीके से निरस्तीकरण है ना। वीटो का मतलब क्या है, निषेधाधिकार, कि वहाँ पर क्या है हमने मना कर दिया, मना कर दिया गया। तो जो पॉकेट वीटो होता है उसमें तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संविधान में समयावधि का वर्णन है नहीं। तो जैसे ज्ञानी जैल सिंह ने रख लिया था, जो ज्ञानी जैल सिंह जी थे, तो उन्होंने रख लिया था डाकघर जो संशोधन अधिनियम था, तो उसको अपने पॉकेट में रख लिया। इसका मतलब ये कि कोई भी उसमें प्रतिक्रिया नहीं दी गई, तो वो अपने आप ही क्या हुआ, लैप्स हो गया वो बिल, है ना। तो इसमें क्या किया जाता है, उसमें अपने निषेधाधिकार को व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो जो दोनों के दोनों स्टेटमेंट है आपके वो बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर आपका बोथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 73rd नंबर का क्वेश्चन है और इसमें स्टेटमेंट देके ये पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला ये कि द प्रेसिडेंट हैज वीटो पावर विथ रिस्पेक्ट टू स्टेट लेजिस्लेशन, कि उनको वीटो की शक्ति प्राप्त है किसके संदर्भ में, राज्य के विधानमंडल के संबंध में। अब देखिए इसको आप कनेक्ट करिए, जब आप आर्टिकल 200 पढ़ते हैं तो वहां पे पढ़ते हैं कि भैया राष्ट्रपति जो है कुछ विभिन्न कुछ जो स्पेसिफिक प्रोविजन है उनके अंतर्गत, जैसे हाईकोर्ट की शक्ति कम हो रही है, डीपीएसपी के क्रियान्वयन से रिलेटेड है, तो ये सब जो प्रावधान होते हैं तो वहां पे जो संदर्भित वीटो बिल होता है उसको वो आरक्षित कर सकते हैं, किसके लिए, राष्ट्रपति के लिए। और फिर राष्ट्रपति उसमें जो उनको देना है अपनी सहमति, तो कितने दिन में देना है कितने दिन में नहीं देना है, तो वो सब जो समयावधि उसका वर्णन है नहीं, तो वो भी तो वहां पर वीटो का यूज कर सकते हैं। तो उस संदर्भ में जो पहला स्टेटमेंट है आपका बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि अध्यादेश की जो शक्ति है राष्ट्रपति को अप्रत्याशित या आपातकालीन मामलों से निपटने के लिए प्रदान की गई है, बिल्कुल सही बात है भैया। ये संसद को बाईपास नहीं कर सकते, इससे तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्या होता है, वो डिक्लिनेशन देखा जाता है, उसमें डिक्लाइन देखा जाता है कि जब ज्यादा अध्यादेशों का जारी करना स्टार्ट कर दिया जाता है। जैसे 1986 का आपने डीसी वाधवा वाला केस सुना होगा, वो लैंडमार्क जजमेंट है इसके लिए, कि बार बार आप ना लाएं, विधि जो बनाने का जो कर्तव्य है, जो प्राधिकार है, वो संसद का है। और ये तो आपका जो एक्सेप्शनल कंडीशंस होती है कि भैया उस समय पे क्या है कि विश्रांति काल चल रहा है, जो सत्र है संसद का वो संचालित नहीं हो रहा, और बहुत आवश्यक है कि वहां पर क्या बनाना है वहां पर आपको कोई कानून बनाना है, तो वो फिर किसके थ्रू, आर्टिकल 123 के थ्रू राष्ट्रपति के द्वारा जारी कराया जा सकता है। तो वो आपातकालीन मामलों से निपटने के लिए प्रदान की गई है ये शक्ति। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट और इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें यह पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करने वाले प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश में है। तो भैया इंडिया में है, यूएस में भी नहीं है और यूके में भी नहीं है। ठीक है, केवल भारतीय संविधान में ही अध्यादेश पारित करने का प्रावधान है, तो ओनली वन इसका आंसर होगा। कहां दिया है, ए में, इसका आंसर आपका ओनली वन हो जाएगा, इंडिया बस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वाइस प्रेसिडेंट जिससे रिलेटेड है, उपराष्ट्रपति के पद से संदर्भित है, उनके बारे में यहां पर कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है। तो पहला ये कि जो भी पर्सन वाइस प्रेसिडेंट के रूप में
मतलब चुनाव लड़ रहा है तो उसके निर्वाचन को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती, मतलब लिखा है कि चुनौती दी जा सकती है कि चुनाव के दौरान निर्वाचक मंडल अधूरा था। बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो ये कॉमन प्रोविजन देखेंगे कहीं पर भी किसी के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जाती। मैक्सिमम जगह पे आपने देखा होगा लिखा रहता है कि उनका निर्वाचक मंडल अधूरा था, ठीक है ना। तो ये चुनौती नहीं दी जा सकती और इसमें लिखा है कि दी जा सकती है, तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट है कि उपराष्ट्रपति जी को जो शपथ है वो राष्ट्रपति के जो राष्ट्रपति जी हैं उनकी ओर से नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा भी दिलाई जा सकती है। बिल्कुल सही बात है, वो राष्ट्रपति खुद या तो फिर मतलब राष्ट्रपति जो उनकी तरफ से किसी व्यक्ति को अगर वहां पर बोलते हैं कि हम मतलब मेरे बिहाफ में ये आपको शपथ दिलवाएंगे, तो राष्ट्रपति की ओर से नियुक्त किसी व्यक्ति के द्वारा शपथ उपराष्ट्रपति जी को दिलाई जाती है। ओनली सेकंड स्टेटमेंट जो है आपका वो सही है, इसलिए इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के रूप में जो उपराष्ट्रपति जी हैं आपके, वो राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम कितनी अवधि के लिए कार्य कर सकते हैं, मतलब कब तक के लिए कार्य कर सकते हैं, ठीक है। तो भैया यहां पर 6 महीने का जो प्रावधान है वो बताया गया है संविधान में कि 6 महीने के अंदर ही अंदर राष्ट्रपति चुनाव फिर से हो जाने चाहिए। यहां पर किसी तरीके की राजनीतिक जो है वो शून्यता ना आए, अराजकता ना आए, इसलिए राष्ट्रपति का जो पद होता है वो अगर वो किसी कारण से वेकेंट हो जाए तो तुरंत जो है वहां पर उपराष्ट्रपति उनके कार्यों और कर्तव्यों का निर्वहन करने लग जाते हैं, ठीक है ना। तो वहां पर जो आपका ड्यूरेशन है वो 6 मंथ्स का है, जो कि ए में दिया गया है, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहां पर स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और बताना है कि कौन सा सही है। तो पहला ये कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल तय नहीं है और वो राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत अपने पद पर कार्यरत रहते हैं। देखिए यहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर जो है आपका, बिल्कुल ठीक बात है कि राष्ट्रपति की ही तो प्रसाद पर्यंत मंत्री होते हैं जो वो वहां पर क्या होते हैं, अपने पद पर आसीन होते हैं। तो मंत्री ही तो प्रधानमंत्री है ना, तो जो आपके प्रधानमंत्री भी उसके अंतर्गत ही आ जाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री का कोई कार्यकाल तय नहीं होता है और ना तो इसका संविधान में जिक्र है, क्योंकि जो सरकार है उसको बोला जाता है कि भैया 5 साल का उनका कार्य है। तो जब तक उनको विश्वास प्राप्त है लोकसभा में, जो आर्टिकल 75 सब क्लॉज 3 में पढ़ते हैं आप कि संसदीय जो व्यवस्था का जो बेसिक आधार है वो क्या है कि जो हमारी मंत्रिपरिषद है उसकी जो सामूहिक जिम्मेदारी है, उत्तरदायित्व जो है वो किसके प्रति है, वो लोकसभा के प्रति है, ठीक है ना। तो जब तक लोकसभा में इनको बहुमत प्राप्त है, विश्वास मत प्राप्त है, तभी तक तो सरकार रहेगी और सरकार के साथ ही जो उनका जो टर्म है वो मंत्री और मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री का होगा। तो वहां पर कोई नियत कार्यकाल की चर्चा नहीं की गई है, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल सही बात है कि पहला स्टेटमेंट आपका सही है कि इनका कार्यकाल तय नहीं है और राष्ट्रपति के डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर के अंतर्गत कार्यरत रहते हैं। दूसरा जो स्टेटमेंट है कि प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संचार का प्रमुख माध्यम के रूप में कार्यरत होते हैं। बिल्कुल सही बात है, कम्युनिकेशन का जो मोड है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट के बीच में, उसके बीच में जो ब्रिज है कौन है, प्राइम मिनिस्टर ही तो है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट और इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें यह पूछा जा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री को राज्य के जहाज का जो कप्तान किसने कहा है, मतलब कैप्टन ऑफ द शिप ऑफ द स्टेट्स किसने कहा है, किसका कथन है ये, तो ये आपके मुनरो थे, ठीक है ना। जो मुनरो थे उन्होंने इस टाइप की संज्ञा प्रधानमंत्री को दी थी क्योंकि सबसे ज्यादा पावरफुल वही है। अब वो किस ओर ले जाएंगे देश को उस संदर्भ में उन्होंने बोला था, ठीक है। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। ये मॉर्ले भी नहीं होंगे, ग्रीव्स भी नहीं होंगे और जेनिंग्स भी नहीं होंगे, तो आंसर आपका मुनरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए है आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो आर्टिकल मतलब यहां पर दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। तो मैंने ऊपर ही बता दिया आपको आर्टिकल 75(3), तो आपका आर्टिकल 75 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि बी में दिया गया है, ठीक है ना। बी है इसका आंसर, है ना, मतलब इसका आंसर जो है आपका वो बी हो जाएगा, ठीक है। और अगर आर्टिकल 74 की बात करेंगे तो उसमें क्या है, मंत्रिपरिषद और मंत्रियों के बारे में उपबंध है। और आर्टिकल 76 की बात करेंगे तो किसका प्रावधान है यहाँ पर भारत के जो आपके महान्यायवादी हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है ना। और इसी से 11 आप माइनस करके 100 जोड़ दीजिए तो 165 में आपको एडवोकेट जनरल मिल जाएंगे स्टेट में। तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहां पर स्टेटमेंट दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो पहला ये कि एक मंत्री को भी वही वेतन और भत्ता मिलता है भैया जो एक सांसद को मिलता है। तो संसद के सदस्य होने के कारण उनको जो मतलब जो भी परिलब्धियां हैं, जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं, है ना, पक्ष मिलते हैं, वो सेम मिलते हैं। तो बिल्कुल ठीक है पहला स्टेटमेंट। दूसरा जो स्टेटमेंट है कि एक मंत्री को मुफ्त आवास भी मिलता है और यात्रा भत्ता भी मिलता है, चिकित्सा सुविधा भी मिलती है, यात्रा के अंतर्गत फ्लाइट वाइट सबकी टिकट मिलती है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट और इसका आंसर जो हो जाएगा आपका वो सी हो जाएगा, बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें लिखा गया है कि जो किस वर्ष में राज्यों की जो परिषद है
है ना, द्वारा राज्यसभा और लोकसभा हिंदी नामों को अपनाया गया। देखिए इसमें यह पूछा जा रहा है कि कब ये नाम दिया गया। जैसे पहले आप देख रहे हैं कि केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रोविंशियल देख रहे हैं, तो इस तरीके की जो नाम थी वो राज्यसभा और लोकसभा के रूप में कब अडॉप्टेड किया गया, किसके द्वारा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स के द्वारा। काउंसिल ऑफ स्टेट्स के द्वारा कब अडॉप्ट किया गया है, तो ये जो प्रावधान है आपका वो 1953 में अपनाया गया है। सन बिल्कुल कंटेक्चुअल चीज है और ऐसा जो प्रावधान है वो लाया गया था 1953 में। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहां पर स्टेटमेंट दिए गए हैं और बताना है कि कौन सा सही है। पहला ये कि भारतीय राष्ट्रपति जो है संसद का एक हिस्सा होते हैं। देखिए जब आर्टिकल 52 से 78 देखेंगे तो संघ की कार्यपालिका की चर्चा है। संसद जो है आर्टिकल 79 से 122 तक आप देखते हैं, 123 से फिर क्या आ जाता है आपका, अध्यादेश आ जाता है। तो जो 79 में आप देखेंगे तो संसद के गठन के अंतर्गत लिखा गया है कि संसद किससे मिलकर बनेगी, प्रेसिडेंट जी से, और फिर आपके राज्यसभा और उसके बाद लोकसभा। इसीलिए आर्टिकल में देखेंगे तो पहले राज्यसभा आएगा 80 में और उसके बाद फिर 81 में लोकसभा। क्यों, क्योंकि वो अपर हाउस है। तो इस तरीके से बहुत ही रैशनली आर्टिकल्स को भी बनाया गया है, इजीली आप उसको याद कर सकते हैं। तो आर्टिकल 79 में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति जो है वो उस राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर क्या बनेगी, आपकी संसद बनेगी, है ना। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा ये कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति होते हैं वो कांग्रेस का एक हिस्सा होते हैं, नहीं, वहां पर स्पेशल फेडरल फीचर है। वो जो होते हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट वो पार्ट नहीं होते हैं कांग्रेस के, ठीक है, क्योंकि वहां पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट जो है आपका वो सही है और आंसर आपका ए हो जाएगा, ओनली वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें यह पूछा जा रहा है, स्टेटमेंट देखे, राज्यसभा से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये स्टेटमेंट दिए गए हैं और बताना है कि कौन सा सही है। पहला ये कि राज्यों को पॉपुलेशन के आधार पे राज्यसभा में जो सीटों का एलोकेशन किया जाता है, जो पहला स्टेटमेंट है आपका, बिल्कुल ठीक है आपका ये स्टेटमेंट। दूसरा ये कि दिल्ली, पुडुचेरी और जेएनके, और जो आपके जेएनके हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है, बिल्कुल सही बात है, दिल्ली का भी है, पुडुचेरी का, और अब जेएनके का भी उसमें क्या है, उसमें क्या है आपका, जेएनके का भी वहां पर देखा जाता है प्रतिनिधित्व। तो बिल्कुल ठीक है भैया कि अब वहां पर राज्यसभा में जेएनके का भी क्या है, अभी रिप्रेजेंटेशन वहां पर है, ठीक है। तीसरा जो है आपका कि सेवानिवृत्त होने वाला कोई सदस्य है तो फिर से चुनाव के लिए अयोग्य माना जाते हैं, मतलब उनको क्या, इनएलिजिबल कर दिया जाएगा री इलेक्शन के लिए, है ना। जो रिटायर हो गए मेंबर्स, आपको पता है कि जैसे इसमें क्या है कि हमारे यहाँ जो राज्यसभा का कार्यकाल है वो 6 वर्ष का है, तो हर 2 वर्ष में जो उनके जो सदस्य होते हैं वो क्या है, वन थर्ड करके क्या होते हैं, वो रिटायर होते रहते हैं और उनकी फिर क्या वहाँ पर जो जगह है वो वेकेंट, रिटायरमेंट की बात। तो वो बोल रहे हैं कि भैया एक बार वहाँ से अगर निकल गए, वहाँ से रिटायर हो गए वो या सेवानिवृत्त हो गए तो फिर से वो चुनाव के लिए अयोग्य माने जाएंगे, ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है संविधान में, और यहीं से यह एलिमिनेट हो रहा था। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 1 और 2 ए हो जाएगा, जो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट है वही बस सही है यहाँ पर। तो 83 का जो आंसर है वो ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें पूछा जा रहा है स्टेटमेंट देके कि जो व्यक्ति को सांसद चुने जाने के लिए अयोग्यता घोषित करने के जो प्रावधान है, जो आर्टिकल 102 देखते हैं आप, वहां पे लिखा गया है, और अगर राज्य के लिए देखेंगे तो 191 देखेंगे आप, ठीक है। तो इसमें सांसदों की निर्भरता से रिलेटेड जो है प्रावधान है, ठीक है। तो बाकी जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है उसमें भी है, बाकी संविधान में जो है आर्टिकल 102 है, तो उसमें यह है कि किन सांसदों को अयोग्य घोषित किया जाएगा। पहला, अगर वो अनसाउंड माइंड हो, है ना, मतलब अगर विकृत चित्त हो, जो मंद दिमाग लिखा है, बिल्कुल ठीक है आपका। दूसरा ये कि यदि उसे अस्पृश्यता का प्रचार करने के लिए दंडित किया गया है, बिल्कुल ठीक है, दूसरा भी स्टेटमेंट जो है आपका वो भी ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट ये है कि अगर उसे भ्रष्टाचार के कारण सरकारी सेवा से बर्खास्त किया गया हो, ये भी ठीक है। और जो लास्ट है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मतलब क्या, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब लाभ का कोई पद वो धारण किए गए हो उनके द्वारा। लाभ के पद की कोई व्याख्या नहीं है संविधान के अंतर्गत, ये याद रखिएगा, लेकिन अगर कोई लाभ का पद वो धारण किया होगा तो फिर उसको निर्हर माना जाएगा, उसकी निर्हरता को तय माना जाएगा। तो सारे के सारे स्टेटमेंट यहां पे ठीक है, ये जो आधार है उनके आधार पे उनको अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो ए में दिया गया है 1 2 3 4, तो आपका आंसर यहां पर 84 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें भी स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है। पहला ये कि जब कोई रिजोल्यूशन पेंडिंग है, कहां पे, सदन में, अध्यक्ष को हटाने के संदर्भ में, तो वो सदन की बैठक में अध्यक्षता नहीं कर सकता है, बिल्कुल ठीक बात है, अध्यक्षता नहीं करेंगे, लेकिन वहां पर वो उपस्थित रह सकते हैं, लेकिन वहां पर उनका जो मतदान देने का जो अधिकार है ना, डिसीजिव वाला, जो चेयरमैन होने के कारण देते हैं, वो भी अधिकार उनके पास नहीं रहेगा, ठीक है। दूसरा यह कि ऐसी स्थिति में वो अपना विचार रख सकते हैं और कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, तो ये मैंने आपको बता दिया, लेकिन वो अध्यक्षता नहीं कर सकते, क्योंकि जब पेंडिंग है तो उनकी अध्यक्षता में अभी क्या है, संशय है, ठीक है।
तो बिल्कुल ठीक बात है कि वो सदन की बैठक में अध्यक्षता नहीं कर सकते और जो मतलब कार्यवाही में भाग ले सकते हैं और विचार रख सकते हैं। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट और इसका जो आंसर हो जाएगा बोथ हो जाएगा, जो कि सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर भी स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो आपका रॉन्ग है, गलत है। तो पहला ये कि संविधान के द्वारा हिंदी और अंग्रेजी को संसद की गतिविधियों के संचालन के लिए, उसके बिजनेस को रन करने के लिए, कंडक्ट करने के लिए भाषा के रूप में इसको क्या किया गया था, घोषित किया गया था, किसको, हिंदी और इंग्लिश को। बिल्कुल ठीक है पहला स्टेटमेंट। दूसरा ये कि एक मिनिस्टर जो मेंबर नहीं है उस सदन का, दोनों सदनों के क्रियाकलापों में भाग ले सकता है। बिल्कुल ठीक बात है, क्रियाकलापों में भाग लेने में कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि फिर वो वोटिंग उसी सदन में करेंगे जहां के वो सदस्य होंगे, ठीक है ना। और तीसरा ये कि ध्यानाकर्षण जो प्रस्ताव है वो ब्रिटेन से प्रेरित होकर भारतीय संविधान में समाविष्ट किया गया। कॉलिंग अटेंशन, ध्यान को आकर्षित करना, क्यों, क्योंकि कोई जो बहुत महत्वपूर्ण सार्वजनिक महत्व का कोई मामला होगा, है ना, ये संसदीय जो है प्रक्रिया का जो संचालन होता है उसके अंतर्गत अपन इसको पढ़ते हैं। तो ये ब्रिटेन से प्रेरणा नहीं है भैया, ये इंडिया का अपना खुद का, है ना, खुद का नवाचार है। इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम का ये क्या है, इनोवेशन है। जैसे कि आप शून्यकाल जो 0 आवर सुनते हैं वो भी भारत की एक अपनी नवाचार प्रणाली है, ठीक है। तो जो तीसरा स्टेटमेंट है वो जो है आपका क्या है, इसमें गलत है जो तीसरा स्टेटमेंट है। और पूछा क्या गया था, गलत ही पूछा जा रहा था, तो सी आपका गलत है, आंसर आपका सी हो जाएगा क्योंकि ए और बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, और इसमें लिखा हुआ है कि स्टेटमेंट देके कि सही विकल्प को चुनना है। पहला ये कि जो निंदा प्रस्ताव है पारित करने से पहले लोकसभा में इसका जो है कारण बताना जरूरी है, ठीक है ना। अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं तो उसका कारण नहीं बताया जाता, लेकिन ये निंदा प्रस्ताव लाएंगे और निंदा प्रस्ताव अगर पारित हो जाएगा तो उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, ठीक है ना। वहां पर तो जो निंदा प्रस्ताव है उसको बताने के, उसको मतलब वहां पर लाने का लोकसभा में ही लाया जाता है, राज्यसभा में नहीं लाया जाता है। इसको जब लाते हैं तो उसका कारण बताना इसमें क्या है, आवश्यक नहीं होता है, ठीक है ना। तो पहला स्टेटमेंट आपका ठीक है। दूसरा जो है आपका कि नो कॉन्फिडेंस जो मोशन है नीड नॉट स्टेट द रीजन फॉर इट्स एडॉप्शन इन लोकसभा, सही बात है। अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए कोई भी कारण बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लाया ही तब जाता है जब ये समझ लिया जाता है कि भैया सरकार का बहुमत जो है अब नहीं रह गया है, तो ये इनको अब विश्वास यहाँ प्राप्त नहीं है, तो अब यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल ठीक है। जो दूसरा आपका स्टेटमेंट है वो आपका बिल्कुल ठीक है, और पहला भी स्टेटमेंट ठीक है। जो थर्ड स्टेटमेंट है आपका कि निंदा प्रस्ताव जो है एक मंत्री या पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध भी पारित करवाया जा सकता है, तो बिल्कुल ठीक बात है। सेंश्योर मोशन जो है किसी इंडिविजुअल मिनिस्टर या फिर एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के खिलाफ लाया जा सकता है। तो ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट और इसका आंसर हो जाएगा ऑल 1 2 3, जो कि डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 88 नंबर का क्वेश्चन है और ये ऑर्डिनरी बिल को लेके यहां पर क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। तो पहला ये लिखा गया है कि लोकसभा में पारित ना होने की दशा में सरकार को कभी इस्तीफा नहीं देना पड़ता है इसमें, ठीक है ना, कभी भी इस्तीफा नहीं देना पड़ता है इसमें। तो देखिए यहां पर क्रक्स ये है कि जो साधारण विधेयक है अगर वो कोई मंत्री हैं अगर वो वहां पर सदन में लाएंगे तो वो कैसा हो जाएगा, वो सरकारी बिल हो जाएगा, मंत्री अगर बिल पेश करेंगे। और अगर वो बिल जो है वहां पर पेश किया जाता है तो उसके संदर्भ में वहां पर सरकार जो है इस्तीफा दे सकती है अगर वो पारित नहीं होगा तो, है ना। सरकारी बिल के लिए ये एक्सेप्शन है, इसलिए पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। दूसरा स्टेटमेंट ये कि इसे किसी मंत्री या निजी सदस्य द्वारा सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, तो सही बात है कि जो साधारण विधेयक है वो आपके निजी जो प्राइवेट मेंबर्स हैं वो भी प्रस्तुत कर सकते हैं और कोई मंत्री भी कर सकते हैं। तो जो दूसरा स्टेटमेंट है केवल वो सही है, ओनली 2, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें लिखा गया है कि राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता क्यों नहीं करते, क्योंकि भैया राज्यसभा के जो अध्यक्ष हैं वो इसलिए नहीं करते हैं उसकी बैठक की अध्यक्षता क्योंकि वो राज्यसभा के सदन के सदस्य ही नहीं होते हैं, ठीक है ना। यही क्रक्स है और यही यहां पर रीजनिंग है, ठीक है। तो यही इसका कारण है क्योंकि वो जो उनका पद है विशेषकर इसलिए बनाया गया है, स्पेशली इसलिए वहां पर बनाया गया है कि वो पदेन सभापति होते हैं, कहां के, राज्यसभा के। तो राज्यसभा के सदस्य तो वो होते नहीं है और वो उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है ना। तो उपराष्ट्रपति का जो पद है वो इसीलिए बनाया गया है क्योंकि वो राज्यसभा के आपके एक्स ऑफिशियो क्या होंगे, चेयरमैन होंगे, ठीक है। तो इसमें जो अध्यक्षता नहीं करने का जो पहला रीजन दिया गया है इसमें लिखा गया है क्योंकि वो संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते, बिल्कुल सही बात है। दूसरा ये क्योंकि वो राष्ट्रपति होते, तो ये कोई औचित्य नहीं कि राष्ट्रपति मतलब उपराष्ट्रपति है वो वाइस प्रेसिडेंट है,
तो इसलिए उनको संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करने दिया जाएगा। ठीक है, तो ओनली जो इसका जो है फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो सही है, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें लिखा गया है कि स्वतंत्रता के बाद जो आपकी एस्टिमेट कमेटी है, जो सबसे बड़ी कमेटी है आपकी संसदीय कमेटियों में, जो अपन देखते हैं मेंबर्स के हिसाब से, और इसमें सारे के सारे जो सदस्य हैं लोकसभा से होते हैं, 30 सदस्य होते हैं इसमें। तो ये जो प्राक्कलन समिति है ये किस वर्ष गठित की गई थी? ठीक है ना, तो ये जो है आपका 1950 में ही इसका गठन किया गया था। ठीक है ना, हमारे संविधान लागू होने के बाद। तो इसका जो है 1950 में गठन किया गया था। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, और बिल्कुल कंटेक्चुअल क्वेश्चन है, इसलिए मैं यहां पर जो चर्चा की गुंजाइश नहीं है तो मैं आप लोगों का भी समय यहां पर सेव कर रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसमें लिखा गया है कि जो संसदीय मंच है उनके सृजन के क्या उद्देश्य हैं? ठीक है ना, मतलब किसकी बात कर रहे हैं? ये पार्लियामेंट्री फोरम्स की बात कर रहे हैं ना, फोरम्स की बात करें तो उनको अगर बनाया गया है, उनको गठित किया गया है, सृजित किया गया है, तो उसके पीछे उद्देश्य क्या है? तो पहला जो है कि संबंधित जो मंत्रालय होते हैं, है ना, जो मिनिस्ट्रीज हैं, समाचार पत्र हैं, जो आपके यूएन है आदि से महत्वपूर्ण मुद्दों पर डेटा संग्रह के माध्यम से एक डेटा बेस जो है वो रेडी करने के लिए। तो ठीक बात है, जो पहला स्टेटमेंट है बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि सदस्यों को पार्टिसिपेशन, सहभागिता प्रदान करने के लिए एक मंच, एक फोरम प्रदान करना, एक प्लेटफॉर्म देना। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट, और इसका आंसर जो हो जाएगा सी, बोथ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, और इसमें लिखा गया है कि स्टेटमेंट देके पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। तो पहला ये कि लोकसभा अध्यक्ष को छोड़कर, है ना, द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ ऑल फोरम्स एक्सेप्ट वन। बिल्कुल सही बात है कि अगर बात करें तो सारे फोरम्स की जो है, मतलब सभी फोरम के पदेन अध्यक्ष होते हैं, एक को छोड़ के लोकसभा अध्यक्ष। और उस एक अपवाद की जो जानकारी है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, इससे रिवीजन आपका बहुत तगड़ा होता है। आप प्लीज बताइए कमेंट बॉक्स में कि वो ऐसा कौन सा एक फोरम है जिसके वो पदेन अध्यक्ष नहीं होते हैं। ठीक है, तो वो एक को छोड़ के बाकी सबके फोरम के जो होते हैं संसदीय फोरम, उसके अध्यक्ष होते हैं पदेन, एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, मतलब मेंबर नहीं है, चेयरमैन होते हैं। कौन होते हैं? लोकसभा स्पीकर होते हैं। दूसरा ये कि प्रत्येक फोरम में 31 होते हैं सदस्य, लेकिन इसमें लिखा है कि 21 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। वहां पर जो डेटा है उसमें लिखा गया है कि प्रत्येक जो फोरम है उसमें 31 से अधिक सदस्य नहीं होंगे, और यहां लिखा है 21। ठीक है, तो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है, पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ठीक है, और जो इसका आंसर हो जाएगा 92 का वो ए हो जाएगा, ओनली वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है, माननीय जो सर्वोच्च न्यायालय है, उनके बारे में यहां पर कथन दिए गए हैं और बताना है कि कौन सा आपका कथन सही है। तो पहला जो यहां पर कथन दिया गया है उसमें लिखा गया है कि न्यायाधीश का जो कार्यकाल है वो निश्चित नहीं होता है। क्या होता है? द टेन्योर ऑफ द जज इज नॉट फिक्स्ड। बिल्कुल ठीक बात है ना। उसमें यह बोल दिया जाता है कि जो पद है वो या तो मतलब उनकी एज का जो आप सुनते हैं ना कि उनके जो पद है आपका सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में आप सुनते हैं कि 5 वर्ष या जो है आपका 65 वर्ष सुनते हैं, वैसे जो आप वहां सुनेंगे हाई कोर्ट के लिए तो 62 ईयर्स का। तो यहां पर उम्र का और वो मतलब 5 साल का प्रावधान किया गया, लेकिन ये नहीं बताया गया कि इनका कार्यकाल निश्चित होता है। इसीलिए ये सही है कि न्यायाधीश का जो कार्यकाल है वो निश्चित नहीं होता है। दूसरा जो स्टेटमेंट है आपका कि संसद जो है सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को और उनकी शक्तियों को कम करने के लिए अधिकृत नहीं है, मतलब उनके अधिकार क्षेत्र को वो कम नहीं कर सकती है, बढ़ा सकती है लेकिन वो कम नहीं कर सकती। बिल्कुल ठीक बात है। जो दूसरा स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा ये कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, जो जैसे आप आर्टिकल 129 देखते होंगे तो वहां पे जो अवमानना है दीवानी या आपराधिक स्तर की हो सकती है, तो बिल्कुल ठीक बात है। अवमानना जो है आपकी वो आपकी सिविल भी हो सकती है और क्रिमिनल भी हो सकती है। ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट और इसका आंसर आपका बी 1 2 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें भी स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा सही है। तो पहला जो है जुडिशियल रिव्यू की बात कर रहे हैं, न्यायिक समीक्षा की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसको पहली बार जो आपका केस था मार्बरी वर्सेस मेडिसन, उसमें इसको प्रस्तावित किया गया था। बिल्कुल ठीक बात है, ये बिल्कुल फैक्चुअल जानकारी, इसको याद कर लीजिएगा आप। ठीक है, और दूसरा ये कि न्यायिक समीक्षा की जो शक्ति है संविधान के मूल संरचना का एक तत्व है, ये हमारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी व्याख्या में कहा है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट और इसका भी जो आंसर हो जाएगा वो बोथ हो जाएगा, जो कि सी में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें जो राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में जो वर्तमान व्यवस्था है उसके बारे में यहां पर स्टेटमेंट है। ठीक है, और उसके बारे में यह पूछा जा रहा है कि संविधान सभा ने ऐसा चुना क्यों, है ना, कि भैया जो राज्यपाल है उसको ऐसा क्यों बनाया। देखिए उसका
कारण यही था कि जो पावर है ना, तो पावर पैरेलल ब्लॉक्स ना हो जाए, कि भैया सीएम भी जो पावरफुल हो जाए और आपके राज्यपाल भी हो जाए। तो इसलिए जो उनकी नियुक्ति है निर्वाचन वगैरह से नहीं, उनकी जो डायरेक्ट नियुक्ति है प्रेसिडेंट के थ्रू करवाया जाता है, क्योंकि जो उनके पद का सृजन किया गया था ना, वो सेंटर और स्टेट के बीच में एक ब्रिज के रूप में कार्य करने के लिए बनाया गया था। ठीक है ना। अब देखते हैं स्टेटमेंट। पहला ये कि प्रत्यक्ष चुनाव आपसी संघर्ष उत्पन्न कर सकता है। वही जो पावर है वो पैरेलल पावर हो जाएंगी, तो उनके बीच में राइवलरी हो सकती है, उसका ऋणात्मक प्रभाव राज व्यवस्था में देखा जा सकता है। पहला स्टेटमेंट आपका ठीक है। दूसरा ये कि राज्यपाल जो है वो आपके नॉमिनल हेड होते हैं, ठीक है, इसलिए उनके चुनाव पर कोई बहुत बड़ा जो राशि है वो खर्च करना क्या है, फलदायक प्रतीत नहीं होता है। उसमें जो है अपव्यय की गुंजाइश देखी जा रही थी। जो हमारे संविधान के निर्माता थे उनका ये मत था। तो जो दोनों के दोनों स्टेटमेंट है आपके सही हैं और बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट। इसका आंसर आपका बोथ हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहां पर स्टेटमेंट देके ये पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। तो पहला ये कि मुख्यमंत्री जो है विधान परिषद के हिस्से हो सकते हैं, मतलब हिस्सा हो सकते हैं, पार्ट हो सकते हैं। देखिए अगर हम बात करें संविधान की तो वहां पे सामान्यतः देखा जाता है कि देखिए एक तो वो विधानसभा में वहां पर जैसे यहां पर आप प्रधानमंत्री देखते हैं वैसे ही कंपेयर करके देखिए राज्य विधानमंडल के संदर्भ में केंद्र के जैसे ही। तो वहां पर क्या है, जो विश्वास मत वगैरह है कहां लाया जाएगा, वो आपके विधानसभा में लाया जाएगा। तो अधिकांशतः ऐसा होता है कि जो मुख्यमंत्री होते हैं सीधे विधायक के रूप में जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं। लेकिन आप जैसे एग्जाम्पल देखेंगे तो बिहार के जो आपके नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने थे और उत्तर प्रदेश के भी जब मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह यादव बने थे तो वो विधान परिषद के सदस्य थे। तो यहां पे लिखा है कि कैन बी अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो बिल्कुल ठीक है, पहला जो स्टेटमेंट है। दूसरा ये कि मुख्यमंत्री की जो सदस्यता है वो किसी भी सदन की हो लेकिन वो केवल विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, तो बिल्कुल सेंटर के जैसे हुए। ठीक है ना, जैसे वहां पर आर्टिकल 75 था तो वहां यहां पर 164 163 जब आप देखेंगे तो उसमें ये दिखाई दे जाएगा आपको। तो दोनों स्टेटमेंट जो है ऊपर के वो बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट जो है कि विधानसभा जो है और विधान परिषद जो है उसके पास साधारण विधेयक पारित करने के समान अधिकार होते हैं, नहीं होते हैं। यहां पर विधानसभा को ज्यादा शक्ति दी गई है, विधान परिषद जो है वो ज्यादा से ज्यादा आपका 3+1 मतलब 4 मंथ तक उसको रोक सकती है। ठीक है ना, तो वहां पर भी जो ज्यादा पावर दी गई है वो विधानसभा को दी गई है, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट सही है और इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और 98 नंबर का हमारा क्वेश्चन है और इसमें पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि जो नीचे दी गए आपके कथन हैं उसमें से आपके कौन से कथन जो है वो सही हैं, ये हमको रिकॉग्नाइज करना है इसमें। ठीक है, तो जो पहला आपका इसमें स्टेटमेंट है इसमें लिखा गया है कि अभी वर्तमान में केवल 3 उच्च न्यायालयों का एक से अधिक राज्यों पर क्या है, अधिकार क्षेत्र है। जो पहला लिखा गया है आपका स्टेटमेंट, तो ठीक है, बिल्कुल ये जो स्टेटमेंट है आपका है पहला जो आपका स्टेटमेंट इसमें दिया गया है कि भैया जो आपके, तो ये राज्यों की बात कर रहे हैं ना, ये याद रखिएगा, राज्यों की बात कर रहे हैं वहां पर। ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है आपका वो सही है। दूसरा स्टेटमेंट जो है कि उच्च न्यायालय के कोई जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस होते हैं और अन्य जो न्यायाधीश होते हैं मासिक पेंशन के रूप में वो अपना जो उनको सैलरी मिलती है उसके 20% के मतलब 25% के हकदार होते हैं। नहीं भैया, वो 50% का प्रावधान सब जगह, तो इनको भी 50% मिलता है, इसलिए जो दूसरा स्टेटमेंट है वो गलत है। ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज द राइट और इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम और इसमें लिखा गया है कि कौन सा ऐसा वाद है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया था कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के जो रिट क्षेत्राधिकार है वो भी बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत वो सम्मिलित हैं। तो वो जो आपका वाद है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चंद्र कुमार केस के नाम से ये फेमस है जो कि 1997 का है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 1997 चंद्र कुमार केस हो जाएगा, 87 नहीं था ये। एसआर बोम्मई केस 1980 का नहीं है और एसआर बोम्मई केस तो आप देख रहे हैं कि 1994 का है। ठीक है ना, तो उसमें तो राज्यपाल और आर्टिकल 356 को लेके बहुत सारी केंद्र राज्य संबंध से लेके वहां पर क्या दी गई हैं, बहुत सारे वहां पर सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। ठीक है, तो जो ये है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो रिट के क्षेत्राधिकार है, कौन कौन सा आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो 32 और हाई कोर्ट की बात करें तो 226 226 नंबर का आर्टिकल है। तो ये किस फैसले में सुनाया गया था, तो चंद्र कुमार केस था 1997 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें लिखा गया है कि जो प्रशासनिक आपके न्यायाधिकरण है, देखिए ये जो है आपके पंचायत भी बोला जाता है इनको, अधिकरण भी बोला जाता है इनको। ठीक है, तो ये प्रशासनिक अधिकरण की बात कर रहे हैं। तो ये 1985 में जो एक एक्ट लाया गया था उसके थ्रू फिर इसको क्या किया गया, इनैक्ट किया गया है। और ये आप देखेंगे कि जो आपका इसमें संशोधन जो आपका संविधान में करके इसको डाला गया था जहां पर ट्रिब्यूनल की व्यवस्था है, आर्टिकल 323 में एक उसका सब पार्ट ए है और एक सब पार्ट बी है। तो ए में आपके एडमिनिस्ट्रेटिव
ट्रिब्यूनल्स की बात है और उसके अतिरिक्त जो ट्रिब्यूनल है वो बी में है आपके, ठीक है। और ये 42वां जो संविधान संशोधन था वहां से इसको संविधान में जोड़ा गया था। तो इसी के थ्रू 1985 में सेंट्रल जो है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव जो है आपका ट्रिब्यूनल की व्यवस्था की जाती है। 1985 में उस एक्ट के थ्रू कैट की स्थापना की जाती है, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1985 ए हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस सीरीज का अपन, कि जो इसमें लिखा गया है कि प्रशासनिक न्यायाधिकरण का जो सृजन किया गया है वो किन किन प्रदेशों में किया गया है। तो कर्नाटक में किया गया है, बिल्कुल किया गया है, आंध्र प्रदेश में भी किया गया है और उड़ीसा में भी किया गया है। तो तीनों स्टेट्स में जो है आपके प्रशासनिक जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है स्टेट, ठीक है ना, एक तो सेंट्रल जो हो गया आपका सेंटर वाला वो अलग हो गया और स्टेट का एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, ठीक है ना। तो वो इन राज्यों में भी सृजन किया गया है इनका। तो इसमें 1 2 3 सारे के सारे जो हैं वो सही हैं, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक। तो इसी के साथ ये टेस्ट सीरीज का डिस्कशन यहां पर समाप्त होता है और हम नेक्स्ट सीरीज में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।